जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है और मैं हूं मोहन सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह जो पेपर है, आज हम वीडियो का पेपर डिस्कस करवा रहे हैं जो काफ़ी विवाद में रहा था। और यहाँ पर इस पेपर की बात करें तो फैक्ट सहित आपको जो जीएस, जीके, उत्तराखंड, हिंदी, रीजनिंग, इन सभी के फैक्ट सहित जो आपको डिस्कस करवाने वाले हैं, 750 से भी ज़्यादा जो फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक, कनिष्ठ सहायक और सभी एग्जाम के लिए। तो डिस्कस करते हैं और बता दें कि पेपर नंबर 10 है दोस्तों। अभी तक हमने आपको कौन कौन से पेपर सोल्व करवाए हैं, अगर आप पुराने पेपर देखना चाहते हो तो इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं, सीओएफओ का पेपर आपको डिस्कस करवा दिया है, कंप्लीट डिस्कस करवाया है। लोअर पीसीएस हो गया है, एपीओ हो गया है, फॉरेस्ट रेंजर हो गया है। 4 पेपर यूकेपीएससी के आपको सोल्व करवा दिए हैं और बाकी 3 पेपर आज हमारे ग्राम विकास अधिकारी के हो जाएंगे। एक सचिवालय रक्षक का कंप्लीट करवा दिया है, एक फॉरेस्ट गार्ड का कंप्लीट करवा दिया है, प्रवर्तन सिपाही का एक कंप्लीट करवा दिया है। तो टोटल 10 पेपर जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास। तो शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन है और आंसर देना है आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिए, केवल फोकस यहीं पर रखिए। बहुत से महत्वपूर्ण फैक्ट आपको दिखने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और पूछा गया है, देखिए, यथेष्ट शब्द में संधि कौन सी होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि? क्वेश्चन नंबर 1 है और आंसर दोस्तों आपको यहां पर देखना है। तो यथेष्ट में कौन सी संधि होगी? तो यथेष्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो यथा धन इष्ट से बना है और यानी आ धन ए से, तो इसका मतलब यहां पे गुण संधि होगा। देखिए दोस्तों, गुण संधि क्यों है इसकी परिभाषा आप देखिए और फिर आपको समझ आ जाएगा। जब कभी भी अगर चाहे आ हो या आ हो, इसके बाद अगर यहां पर ई या ई आता है, ई या फिर ई जुड़ता है यहां पे स्वरों में, तो हमेशा अगर ए होता है तो इस स्थिति में वो कौन सा होता है? गुण संधि होता है। ऐसे यहां पर अगर आ के बाद ऊ आए तो औ हो जाता है, आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो यह जो स्वर का परिवर्तन होता है यहां पे, तो इन्हें कहते हैं दोस्तों गुण संधि। तो गुण संधि के एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल है। जैसे देखिए, यहां पर आप देखिए कि जीर्णोद्धार की बात करते हैं, आ धन उ औ बना है, तो यहां पर क्या होगा? गुण संधि होगा। महोत्सव की बात करते हैं तो महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, आ धन उ औ बना है, तो यहां पर भी दोस्तों क्या होगा? यहां पर भी गुण संधि होगा। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही आप सभी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। महाधन ऋषि, आ धन री यानी अर बना है, महर, महर, महर्षि, तो अर जहां पे बनेगा यानी ये कौन से एग्जांपल होंगे? गुण संधि के एग्जांपल होंगे। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2 है और पूछा गया है कि निम्न में से किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी जो छल, यहां पर जो छदम है, दोनों का प्रतिकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर 2 है और पूछा गया है और आंसर आपको देखना है। कुछ क्वेश्चन काफी डीप लेवल के दोस्तों, ये वाला काफी डीप लेवल का है और इसका आंसर आपको डायरेक्ट देखना है, वो मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पे बी, यानी मंगलेश डबराल जी। यह बिल्कुल सही है और आने वाले एग्जाम में मंगलेश डबराल जी से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इन्हें याद करते चलिएगा। जन्म कब होता है? 16 मई 1948 को काफल पानी टिहरी में इनका जन्म होता है। 16 मई 1948 को। 9 दिसंबर 2020 को इनका निधन होता है। त्रैमासिक जो पूर्वाग्रह यहां पर जो पत्रिका है वहां पर सहायक संपादक के रूप में कार्य करते हैं। एनबीटी से ये जुड़े थे, नेशनल बुक ट्रस्ट से ये जुड़े थे। और इंपॉर्टेंट दोस्तों इनकी जो रचना है वो याद कीजिएगा कि देखिए, घर का रास्ता इनकी महत्वपूर्ण रचना है, पहाड़ पर लालटेन इनकी महत्वपूर्ण रचना है, हम जो देखते हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए इन्हें वर्ष 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नए युग में शत्रु इनकी रचना है और आवाज भी एक जगह, यह भी इनकी रचना है। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 था, एक बार रिवाइज कर लीजिए। घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, आवाज भी एक जगह है, हम जो देखते हैं और नए युग में जो शत्रु है, ये सभी रचना है किनकी? मंगलेश डबराल जी की। और साहित्य अकादमी पुरस्कार हम जो देखते हैं के लिए दिया गया है। कब दिया गया है? 2000 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है और आंसर देखिए। देखिए पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो शायद ये सरल क्वेश्चन है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा। तो जहां पर भी आप समझ चुके होंगे कि यहां पर कौन सा अलंकार होगा, बताइए। तो जी हां, यहां पे यमक अलंकार मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि यमक अलंकार का मतलब होता है कि जब एक शब्द 2 बार प्रयोग होता है तो दोनों को बार उसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं।
अब कुछ यमक अलंकार की यहाँ पे उदाहरण है, दिखेगा। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं ना कि जिन्हें अलंकार में प्रॉब्लम होती होगी, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि परिभाषाएं आपको सबकी याद करनी है और सभी के जो महत्वपूर्ण 5 या 10 जो एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अभी तक, उन्हें याद करके चलिएगा। तो यहीं पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यमक अलंकार के, इन्हें देख के चलेगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो यह भी देखिए। देखिए, एक शब्द का प्रयोग जब 2 बार होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। यहां पर आप देखिए, कनक कनक सोगुनी, ये तो कई बार आ चुका है। 3 बेर खाती थी, अब 3 बेर खाती है। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का डेर, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है और पूछा गया है, देखिए, शब्दों का शुद्ध वर्तनीय शब्द का आपको चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर आपको देखना है कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह प्रश्न थोड़ा विवादित है, लेकिन आयोग ने जो इसका आंसर माना है, यह माना है ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रष्टव्य। और आपको भी आने वाले एग्जाम में यूकेएससी यूकेपीएससी के यही मान के चलना है। तो द्रष्टव्य बिल्कुल सही है। कुछ शब्द दोस्तों यहां पर अगर बात करें शुद्ध अशुद्ध की, तो देखिए, अर्पण की बात करें, ऐसा शुद्ध लिखा जाता है। आहार को आहार लिखा जाता है, अपराह्न यहां पर लिखा जाता है, और यहीं पर वांग में ऐसा लिखा जाता है। और सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में एक बिंदु आती है यहां पर। तो एक बार जूम कर लेता हूं आपके लिए, जिससे कि आप क्लियर देख पाए। तो यहां पर शुद्ध है, अशुद्ध शब्द है। वांग में जो पूछा गया ना, तो वांग में ऐसा नहीं बल्कि ऐसा लिखा जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं, विज्ञ नहीं होता है। अभिषेक वाला भी कई बार पूछा जा चुका है। और सन्यासी में बिंदु की मात्रा आती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 5 और पूछा गया है, देखिए, संक्षेपण का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है जो संक्षेपण है, संक्षेपण का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये पेपर है। और संक्षेपण का अर्थ दृष्टांत का प्रयोग, अनिवार्य तथ्यों का चयन, भाव विचारों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना और स्पष्ट अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 और राइट आंसर आपको देखना है। तो संक्षेपण का जो अर्थ होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अनिवार्य तथ्यों का चयन। यहां पर देखिए, संक्षेपण की बात करें तो यहां पर होता है किसी चीज का संक्षिप्तीकरण करना, यानी शॉर्ट में लिखना। जो आवश्यक तथ्य हैं केवल उन्हीं को यहां पे लिखना। और इसका विलोम आपको पूछा जाए तो वो होता है प्लवन, और प्लवन का मतलब होता है विस्तार करना। तो संक्षेपण का मतलब संक्षेप में लिखना, छोटे छोटे रूप में लिखना, यानी बहुत कम अक्षरों में लिखना, जो महत्वपूर्ण है केवल उन्हीं को लिखना। और प्लवन का मतलब होता है एकदम विस्तार करना, यह भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर देखिए कि दूत का अर्थ यहां पर संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और राइट आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, दूत का अर्थ संदेशवाहक, तो द्यूत का अर्थ कौन सा होगा। तो यहां पर राइट आंसर दोस्तों जो मिलेगा ना, यह मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जुआ यहां पर बिल्कुल सही है। अब आपके लिए दोस्तों कुछ शब्द यहां पे रखे हैं। मुझे मालूम है यह शब्द ऐसे होते हैं ना, केवल एक बार आपको पढ़ना है और आपके दिमाग में फिट भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर आपके बात करते हैं, जैसे यहां पर देखिए, शायद आपको जूम करके साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, यह प्रश्न अभी जो अंश कंधा वाला है ना, अंश भाग या हिस्सा वाला, यह प्रश्न हमने आपको शायद परसों के एग्जाम में करवाया था, जो परसों वाला पेपर सोल्व करवाया था, वहां पर पूछा गया था। तो देखिए, अंश का मतलब कंधा होता है, और यहीं पर अंश पूछा जाए तो उसका मतलब हिस्सा होता है, हिस्सा यानी भाग। तो क्वेश्चन तो यहां पे आप देख रहे हैं, अंगना स्त्री होती है। देख लीजिए अंगना कैसे लिखा जाता है, वो स्त्री होता है। और यहीं पर अगर अंगना ऐसा लिखा जाए तो घर का आंगन होता है। अन्न का अनाज, और अन्य तो दूसरा हो गया है। अनिल का हवा, और अनल का यहां पर आग। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपके लिए जूम करके देख लिया होगा आपने, लेकिन कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसे देखिए। आसन, आसन का मतलब यहां पर भोजन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना और एक बार इन सभी को पढ़ के चलना। आसन का मतलब भोजन, और आसन का मतलब हो गया बैठने का स्थान। ऐसे बात करें यहां पर देखिए, अथक बिना थके हुए, और अखत जो बिना कहे जाए। ऐसे दोस्तों सभी का है। अंबु का मतलब जल, और अंब का मतलब माता पिता आम। तो यहां पर इन सभी को देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक लिस्ट यहां पर यह भी है। और यहां पर जो आपको पूछा गया, तरणी वाला आपको पूछा जाता है। देखिए, तरणी, तरणी यहां पर पूछा जाए तो सूर्य होता है, और तरणी यहां पर पूछा जाए तो नाव होता है। यह कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ध्यान रखिएगा। एक होता है द्वीप, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। द्वीप, द्वीप का मतलब हाथी, और द्वीप का मतलब यहां पे टापू।
तो कुछ ऐसे शब्द है दोस्तों जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है, और आपको ये याद करके चलना है। पिछले 2-3 एग्जामों में पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और आंसर दीजिए कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार सभी को पढ़कर चलिएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। कृदंत क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दों को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा यह बिल्कुल सही होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर बात करते हैं ना, जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और उससे जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो यहां पर ये हो गया है। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जुड़ते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पूछा गया है कि मुद्दई का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है मुद्दई। देखिए मुद्दई का अर्थ क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है कि जो मुद्दई है इसका अर्थ क्या होगा, वादी, प्रतिवादी, विवादी या फिर सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 8 है और आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलने वाला है, तो सोचिए जरा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहां पर जो ए है ना, वादी, मुद्दई का अर्थ वादी है, यह बिल्कुल सही आंसर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रखे हैं। मुझे मालूम है कुछ ऐसे शब्द है जो कठिन शब्द है, इनका अर्थ एक बार देखिएगा चल के। यहां पर ये पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। व्यतिकर्म आपको पूछा जाए, इसका मतलब होता है कर्म का उल्टा सीधा होना। दारुण का अर्थ यह पूछा जा चुका है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा। शमित का मतलब शांत किया हुआ। सुललित का मतलब अत्यंत सुंदर। प्रकोष्ठ, कमरा, ध्यान रखिएगा, प्रकोष्ठ का मतलब कमरा। ये कुछ ऐसे शब्द है ना जो टफ शब्द है, आपने कम सुने होंगे, तो इनका अर्थ याद करके चलिएगा। कठिन शब्द है ये। उत्कोच की बात करें तो रिश्वत होता है। विरक्त की बात करें तो उदासीन होता है। किरकंत व्यमूढ़, यह भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया है। क्या करूं क्या ना करूं के चक्कर में पड़ा हुआ, यानी असहजता की स्थिति, यानी जहां पर समझ ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। परिष्कार, शुद्ध या फिर शुद्धिकरण होता है। बीभत्स, यह भी पूछा जा चुका है, घृणित। और वाद्य चक्र का भौर होता है। पुरुषा का मतलब होता है सांत्वना देना। और श्लाघ्य भी पूछा गया है दोस्तों बहुत पहले एग्जाम में, इसका मतलब होता है प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसनीय। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है इस कंटेंट को बनाने में बहुत समय लगा है, कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगा है, और इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम है। तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आंसर आपको देखना है कौन सा यहां पे राइट होगा। कोई आ रहा है इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा? तो कोई क्या है, एक अनिश्चय शब्द है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। और यहीं पर अगर आपको सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम की परिभाषा आप सभी जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और जैसे मैं, तुम, हम वगैरह। सर्वनाम के भेद आपको पूछा जाए तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निजवाचक। और पुरुषवाचक की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, है ना, मध्यम पुरुष में तुम, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे। तो वह, वे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 10वां। देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से फारसी भाषा का शब्द कौन सा है? फारसी भाषा का आपको देखना है, आदमी, हजार, मकान या फिर कानून। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आदमी, हजार, मकान और कानून। तो कौन सा यहां पे सही होगा? तो आदमी की बात करें, मकान की बात करें, कानून की बात करें, तो यह जो सभी शब्द है ना, ये हैं अरबी भाषा के शब्द। किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के शब्द है। और जो केवल हजार शब्द है ना, ये क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हमने आपको जब यहाँ पे हिंदी वाली क्लास दी थी ना, तो वहां पे आपको ट्रिक के साथ समझाया था। तो कुछ शब्द यहाँ पे ट्रिक के साथ बताए थे कि गुलाब, खूबसूरत, आतिशबाजी, आप इसे पढ़ लेना। और ये सभी जो शब्द है दोस्तों, ये क्या हैं? ये किस भाषा के हैं? ये जो हैं ये किस भाषा के हैं? ये फारसी भाषा के हैं। हाँ दोस्तों, एक थोड़ा यहाँ पे विवाद जरूर रहता है, और वह विवाद रहता है यहाँ पर किसमें? जो यहाँ पर जो सादी शब्द है ना, सादी आपके लिए रख के लेता हूँ। देखिए जो सादी शब्द है ये थोड़ा विवादित है, क्योंकि सादी शब्द आपको किताब में अलग अलग मिलता है, अरबी में भी मिलेगा, फारसी में भी मिलेगा। तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न है। बाकी ये सभी सही हैं जो आपको और लिखे हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द बल्लव, शर, प्राकथन या फिर अभ्यर्थना। क्वेश्चन नंबर 11 है और आंसर देखना है तो मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, प्राकथन यहाँ पे सही है। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि विलोम शब्द के निर्माण में बहुलता से प्रयोग होता है, तो प्रत्यय, उपसर्ग, परसर्ग आपको ये देखना है तो क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, विलोम शब्द की बात करें ना तो विलोम शब्द में क्या करते हैं, हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे हमने कहीं पर कोई शब्द है उसका अपोजिट करना है तो आर लगा देते हैं या फिर निर लगा देते हैं अपोजिट करने के लिए, तो उपसर्ग यहां पर बिल्कुल सही होगा। अब जरा यहां पर कुछ और देखिए, यहां पर देखिए बल्लभ अगर आपको पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है। बल्लभ का मतलब होता है पति, बल्लभ का मतलब पति, भ्रता, स्वामी, यहां पे स्वामी 2 बार आ गया है। और ये सभी शर की बात करें तो तीर होता है, बाण होता है, विशिख भी कहते हैं, शिलीमुख भी कहते हैं, और सायक और अनि भी यहां पर किसका पर्यायवाची है, शर, तीर, बाण का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है कि भूरी भूरी खाक धूल कविता के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर आपको देखना है। तो भूरी भूरी खाक धूल, तो देखिए दोस्तों इसका आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर डी, मुक्तिबोध। ये बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिएगा, आपके लिए जूम कर लेता हूं, आपको अभी दोबारा से भी समझाएंगे। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं तो 1917 में इनका जन्म होता है, ठीक है। ग्वालियर में इनका जन्म होता है, श्योपुर कस्बा में। और मार्क्सवादी विचारधारा का इन पर काफी प्रभाव था। प्रगतिशील कविता है और नई कविता है, इनके बीच का इन्हें एक सेतु माना जाता है। और नया खून पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था जो बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। और इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अभी कुछ और रचनाएं आपको डिस्कस कराएंगे, तब तक क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। पूछा गया है भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके गुण के कारण किया जाता है। तो सहजता, गतिशीलता, स्वाभाविकता या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर मिलेगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो लोकोक्ति होती है ना सभी चीजें मिलती हैं, गतिशीलता भी मिलती है, सहजता भी मिलती है, स्वाभाविकता भी होती है। अब जरा यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। अभी देखा 1917 में इनका जन्म होता है, नया खून नामक पत्रिका इन्होंने संपादन किया था। कविता की बात करते हैं, यह कविता आपको पूछी गई है। यहां पर देखिए भूरी भूरी खाकधूल आपको पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा आपको पूछा गया है। और देखिए दोस्तों अंधेरे में, यह भी इनकी काफी लंबी रचना है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं होगी, यानी कविता संग्रह हो गया है। अब यहां पर देखिए निबंध की बात करते हैं तो कामायनी एक पुनर्विचार, ये इनका निबंध है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, यह भी इनका एक आलोचनात्मक निबंध है। और नई कविता का आत्मसंघर्ष और एक साहित्य की डायरी, यह भी इनका क्या है, निबंध संग्रह है। तो लिस्ट देखिए दोस्तों, इन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न बनने की यहां से संभावना भी है। क्वेश्चन नंबर 15, रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। रूढ़ का मतलब क्या होगा दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होने वाला है। तो रूढ़ का मतलब क्या होगा, जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं, जो दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं, जिनका अपेक्षित अर्थ की अभिव्यक्ति है तो रूपांतरण होता है, जिनके प्रयोग में एक रूपता बनी रहती है। तो रूढ़ शब्द का मतलब होगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो ए है, जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बनते हैं, यह बिल्कुल सही है। उससे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा होगा। देखिए पढ़ा नहीं जाता है, और आप सभी देख रहे होंगे कि देखिए पढ़ा नहीं जाता है तो पढ़ा नहीं जाता है, तो भाव की प्रधानता लग रही है यहां पे। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, सी होगा, भाववाच्य बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आंसर दीजिए। देखिए पूछा गया है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपको देखना है, शा, शा, हा या मा। तो कौन सा नहीं है, तो आंसर दीजिए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी मां नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे ना उसमें व्यंजन का, तो शा, शा, शा और हा यहां पर है। और यहीं पर अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो या, रा, ला और वाह है। और बाकी दोस्तों उद्गम के आधार पर शब्द समूह को यहां पर ये प्रश्न डिलीट किया है आगे ने। और क्योंकि अगर यहां पे बात करें ना तो कहीं पर आपको 4 मिलता है, कहीं पर आपको यहां पर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो खैर 5 आयोग ने नहीं माना है, आयोग ने डिलीट किया है। 4 कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है। जो संकर वाला शब्द होता है ना, कई बार उसे नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये इन्हीं जो मूल शब्द है, जो मूल यहाँ पे जो भेद है, इन्हीं के योग से बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए। तत्सम शब्द है खंडग्रह, कोना, गांठ या फिर गोरा। क्वेश्चन नंबर 19, तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, खंडग्रह, यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ तत्सम तद्भव शब्द है, आपके लिए जूम कर लेता हूं।
वैसे तो सभी आसान है दोस्तों, आपने देखे होंगे। फाल्गुन तत्सम होता है, फागुन गलत होता है यानी तद्भव होता है। और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर देखिए, पर्यंक जो पलंग होता है इसका तत्सम पर्यंक होता है। और परपट की बात करें तो पापड़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और यहीं पर पाहन पाषाण होता है। तो कुछ शब्द है दोस्तों यहाँ पर, इन्हें जरूर देखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, यहाँ पर ये लीजिए। अब चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है। तो देखिए दोस्तों, तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की जो रचना की है वो किस भाषा में की है जरा बताइए, और इसका आंसर आपको मिलने वाला है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा ए, यानी ब्रज भाषा में। इसका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तुलसीदास जी से जितने प्रश्न बन सकते हैं उनको यहाँ पर देखिए। 30 में इनका जन्म होता है, ठीक है। बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, राजापुर गांव में इनका जन्म होता है। 1623 काशी में इनका निधन होता है। हुलसी देवी माता का नाम, पिता का नाम आत्माराम, गुरु का नाम नर हरिदास, बचपन का नाम राम बोला था, पत्नी का नाम रत्नावली था। हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर इनके ये समकालीन थे। रामचरितमानस इनकी रचना है जो अवध भाषा में लिखी गई है, जिसके 7 कांड है। और यहीं पर देखोगे सबसे बड़ा कांड आपको मिलेगा बाल कांड, और सबसे छोटा किष्किंधा कांड। बाकी दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा जो आपको पूछा गया है ब्रज भाषा का है। कवितावली की भाषा आपको पूछी जाए तो यह भी ब्रज भाषा का है। और हनुमान चालीसा आपको पूछी जाए तो यह भी अवधी भाषा का है। मानस का हंस इन्हें कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो यहां पर दोस्तों यह वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, हिंदी वाले पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और एक चीज आप देखिए कि यहां पर जो 20 क्वेश्चन है ना हिंदी के, इसमें से यहां पर 3 क्वेश्चन यहां पर साहित्य वाले पार्ट से पूछे गए हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो 3 क्वेश्चन अगर साहित्य से पूछे जाते हैं तो आगामी एग्जाम में भी संभावना है कि 3 प्रश्न या इसके ऊपर +- 1 आप कर दो, ऐसे प्रश्न आपको साहित्य से पूछे जा सकते हैं। तो बहुत संभावना है, तो इसलिए याद करके चलेगा। एक नंबर बेहद इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। 1 नंबर आपको सिलेक्शन से हरा सकता है और सिलेक्शन 1 नंबर आपको दिला भी सकता है। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 21 है और पूछा गया है, और ध्यान से सुनिए जाइए। फोकस केवल दोस्तों यही होना चाहिए। एग्जाम नजदीक है, पुलिस स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए और भी फैक्ट यहां पर याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछा गया है कि पीरान कलियर जो है ना उर्स मनाया जाता है कहां पर। हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का, गुलशेर अली अहमद का, निजामुद्दीन औलिया का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तराखंड जीके का यह प्रश्न है और आंसर आपको देना है। और आंसर जो आपको मिलेगा वह मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, हजरत अली उद्दीन अली अहमद। बिल्कुल दोस्तों, ये आपको रुड़की के आसपास मिलेगा। और रुड़की से एक बार फिर से मेरे साथ यहां पर रिवाइज कीजिए। देखिए दोस्तों, रिवाइज कीजिए, रिवाइज ही सिलेक्शन दिलाता है। रिवाइज कीजिए, आता है तो भी रिवाइज कीजिए, नहीं आता है तो दोबारा पढ़कर फिर रिवाइज कीजिए। रुड़की की बात करते हैं, सोलानी नदी के तट पर है। यहां पर एशिया का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो रुड़की IIT हम जिसे कहते हैं, इसका निर्माण होता है। 1847 में स्थापना होती है। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा जाता है। सितंबर 2001 में भारत का यह 7वां IIT बनता है। और 1960 में यहां पर भूकंप के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की जाती है। केंद्रीय भवन अनुसंधान आपको यहां पर मिलता है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान आपको यहां पर मिलता है। बंगाल सैंपल्स एंड माइनर्स जो है इसका जो संस्थान है यह भी आपको रुड़की में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21। अब जरा यहां पर एक बार रिवाइज कर लीजिए। सोचिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको रिवाइज करना है। एक बार में याद नहीं होता है तो दूसरी बार याद कीजिए, तीसरी बार याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, हुगली औद्योगिक केंद्र, जो हुगली औद्योगिक क्षेत्र है इसका केंद्र है। तो हुगली आपको तो देखिए कोलकाता में मिलेगा। और हुगली जो है ना, आपने देखा होगा कि हावड़ा ब्रिज किस पर है? हावड़ा ब्रिज है हुगली नदी पर, है ना। तो हुगली औद्योगिक जो केंद्र आपको मिलेगा ये ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, कोलकाता हावड़ा में। तो यह इसका बिल्कुल सही हो गया है।
देखिए दोस्तों, यहां पर हम आपको केवल पेपर सोल्व नहीं करवा रहे हैं, फैक्ट सही डिस्कस करवा रहे हैं। और वे इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर बनते हैं ना, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन कम होने के साथ साथ दोस्तों जो उसके आसपास के जो फैक्ट होते हैं ना, वहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो हम ऐसे हमेशा करते हैं, ऐसे हमने आपको ये 10 पेपर है कंप्लीट ये करवा रहे हैं, और 20 के 20 पेपर भी ऐसे ही आपको करवाने हैं। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना होती है, विलियम जोन्स द्वारा स्थापना की जाती है, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। भारतीय संग्रहालय कोलकाता, देखिए पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहां पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स ने की थी। और यहीं पर बात करें दोस्तों, अगर ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कहां पर है, तो कोलकाता में आपको मिलेगा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय आपको पूछा जाए तो यह भी आपको कोलकाता में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 और 22, देखिए दोस्तों ये एक मैराथन क्लास है। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट इसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सोचेंगे कि यार इतना डिटेल में कौन पढ़ता है, तो पढ़ के चलना है आपको, सिलेक्शन लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, पूछा गया है कि उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? शायद आपको प्रश्न साफ ना दिखे, तो एक बार जूम कर लेता हूं प्रश्न को और पढ़ लीजिए ध्यान से आंसर। उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 23 का? तो आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन नंबर आपको मिलेंगे डी, यानी यशपाल आर्य, बिल्कुल सही है। अब जरा यहां पर देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट है, इसे याद कीजिए, वैसे याद होंगे, रिवाइज कीजिए। देखिए उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, और यहीं पर बात करें उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य, और उत्तराखंड में प्रथम प्रोटेम विधानसभा जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, वो काजी मोइनुद्दीन। तो इन फैक्ट को भी याद करके चलिएगा, वैसे याद होगा, रिवाइज करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 था, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा यहां पर यह है। यशपाल आर्य यहां पे बनते हैं, नारायण दत्त तिवारी यहां पे मुख्यमंत्री बनते हैं, और 14 फरवरी 2002 को यहां पे चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे बात करते हैं, यहां पर है 24वां, कि भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसंख्या अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आयोग ने विवादित मानकर डिलीट किया है, क्योंकि इसका आंसर आपको एनएसओ भी मिलता है, और इसके अलावा यहाँ पे जो भारत का महापंजीकार है यहाँ पर, यह भी आपको मिलता है। तो इसलिए यह प्रश्न डिलीट किया गया है। और अब आपको यहाँ पर दिखाना है दोस्तों कुछ और फैक्ट जो आपको करवाने हैं। यह प्रश्न डिलीट हुआ है, कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड जो फैक्ट है आप यहाँ पे देखिए। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 2 मई 1951 को होती है। सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, तो यह होता है 1951 में। हेडक्वार्टर यहां पर आपको दिल्ली में मिलेगा। बाकी दोस्तों यहां पर अगर आपको पूछा जाए, नेशनल सर्वे ऑफ ऑफिस की बात करते हैं, एनएसएसओ की बात करते हैं, तो 1950 में सेटअप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है और आंसर देना है। तो देखिए यहां पर आंसर देना है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है। जूम कर लेता हूं आपके लिए। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है यदि उसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगा? सोल्व कीजिए इसका आंसर। सरल क्वेश्चन है, बेहद ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर याद होगा आपको तो आंसर देखिए पहले क्या होगा। तो जी हाँ, आंसर तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर जो ए मिलने वाला है ये बिल्कुल सही होगा। और एक फैक्ट यहां पर जरा देखना चाहते हो आप, देख लीजिए, ये फैक्ट मिस हो गया है। यहां पर देख लीजिए, जनगणना की बात करते हैं। जनगणना की यहां पर बात हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में शुरू होता है, और लॉर्ड रिपन के काल से यहाँ पे जो 10 की जनगणना है उसकी शुरुआत होती है। और जो यहाँ पर जो पहले जो जनगणना आयुक्त थे ना, इनका नाम था WC प्लोडेन। बस इस फैक्ट को याद कीजिएगा। अब इस पेपर को, इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कैसे करना है। पूछा गया है कि एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तेज हो जाती है, एक दिन में 15 मिनट तेज हो जाती है, यानी यहां पर इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर एक दिन में, यानी एक दिन की बात करते हैं, 1 डे की बात करते हैं, कितना मिनट? 15 मिनट, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि 24 घंटे में, 24 आवर में कितना हो गया है? 15 मिनट का डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। यानी 1 आवर में कितना पड़ेगा? 1 आवर में पड़ेगा 15/24। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन सोल्व यहीं पर हो गया है। अब यानी 1 घंटे में जो यहां पर जो सुई होगी ना, वो इतनी आगे बढ़ेगी। आप इसे डिवाइड करोगे, इतनी आगे बढ़ेगी, इतनी आवर आगे बढ़ेगी।
अब यहां पर देखिए, इतने मिनट आगे बढ़ेगी, सॉरी। अब यहां पर देखिए कि दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगा? तो दोपहर 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक कितने समय हो रहा है? तो 12 से 12 और 12 से 12 यानी 12 घंटे हो गए, और 4 यानी 16 घंटे। तो दिन के 12 से सुबह के 4 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए हैं? 16 घंटे हो गए हैं, 16 घंटे हो गए हैं। तो 16 से यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और सोल्व करें। देखिए सोल्व कीजिए, इसे यहां पर कीजिए, तो यहां पर करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 8 दूना 16, 8 3 24, तो हो गया यहां पे। फिर इससे 3 को डिवाइड दीजिए 5, और इसे सोल्व करिए, यहां पे कितना आ जाए है 10। तो देखिए 10 मिनट यहां पे सोल्व करके आ जाए। आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा, बहुत सरल है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन भी है। तो 10 मिनट यहां पे आ रहा है, तो 4:10 जो घड़ी किसी होगी वो आगे आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 26 और 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और पहले 27 की बात कर लेते हैं। चलो आंसर दे दीजिए कि कौन सी भू आकृति जो हिमानी द्वारा नहीं बनाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा सर्क, हॉर्न, नटखटी घाटियां, यानी हैंगिंग जो वैली है, हॉर्न हो गया, सर्क हो गया, कौन सी नहीं है? 26 की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब भी आकार की घाटी है ना, यह तो बनाती है नदी, बनाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? नदी के द्वारा बनाई जाती है। और यहां पर अगर आप देखना चाहते हो तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपके लिए जूम कर लेता हूं एक बार, तो यहां पर देखिए, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भी आकार की घाटी। 27 का देख लीजिए जरा कि 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का, और आंसर आपको मिलेगा पी बिडम, यह बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर यह मिल गया है। और अब यहां पर देखिए जरा, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की बात करते हैं, तो 13 अप्रैल 1921 को इसका गठन होता है पी बिडम की अध्यक्षता में। अक्टूबर 1921 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि 1925 में भी यहां पर क्या होता है कि इस कमेटी की सिफारिश पर शासन द्वारा 1925 में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कम्युनिटी फॉरेस्ट पंचायती प्रबंधन की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायत बनाने का निर्णय भी लिया जाता है इसी कमेटी की सिफारिश पर। और एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखिएगा कि एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं, इस रिपोर्ट को जो प्रकाशित किया गया था ये 1939 में किया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ये है। आपके लिए यहां पे रब कर लेता हूं, आप इसे समझ पाए, यहां पर समझिए, आपके पास 10-15 सेकंड, आप समझिए यहां पर क्या क्या कहा था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921 पी विडम की अध्यक्षता में, रिपोर्ट अक्टूबर 1921 में, बुक का रेफरेंस है अजय रावसर की। अब यहीं पर देखोगे कि इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द विलेजर्स राइट्स इन द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ कुमाऊं, और यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है 1939 में की है। तो यहां पर यह है। अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर जो भी आकार की घाटी है ना, नदी घाटी बनाती है। और नदी कौन कौन सी घाटी बनाती है? भी से बनाती है, जॉर्ज और कैनन से बनाती है, पॉट होल्स बनाती है, और डेल्टा जो शेप है यह नदी घाटी बनाती है, नदी द्वारा बनाया जाता है। तो नदी घाटी द्वारा जो बनाए गए यहां पर जो शेप है, आकृतियां है, वो यहां पर यह है। शायद अभी समझने में कुछ जिनको दिक्कत हो, कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन रट के चले जाना कि नदी घाटी कौन सा यहां पर आकृति बनाती है। तो ये सभी जो आकृति है ये नदी घाटी बनाती है। भी शेप घाटी कौन बनाएगी? नदी बनाएगी, ना कि हिमानी। और अगर आपको हिमानी पूछा जाए तो हिमानी जो घाटियां बनाती है वो इस प्रकार बनाती है। देखिए, हिमानी यू आकार की घाटी बनाती है, ना कि भी आकार की। भी आकार जो बनाता है वो बनाता है दोस्तों यहां पर कौन? ये बनाता है नदी। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि इस प्रकार का, तो वह जो बनाता है दोस्तों यहां पर ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इस टाइप का, यहां से ये वाला, तो यह जो वाला घाटी है ये बनाता है हिमानी। हैंगिंग घाटी जो यहां पर आप देख रहे होंगे, यह भी कौन बनाती है? लटकटी घाटी, ये कौन बनाता है? हिमानी बनाती है। नुटाटक ये बनाती है। फ्योर्ड यहां पर आप देखोगे, शायर ये बनाती है। सर्क ये होता है। एरिटी यह बनाते हैं। ग्रीस रिंग, ड्रमलिन, तो ये सभी जो घाटियां हैं ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है किसके माध्यम से? हिमानी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं और आंसर देखिए और इसका आंसर दीजिए। एक बार आपके लिए जूम कर लेते हैं जिससे कि प्रश्न आप ध्यान से पढ़ पाएं। क्वेश्चन नंबर 28 आपको पूछा गया है यहां पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंधित है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या से एक प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। आंसर दीजिए जरा क्वेश्चन नंबर 28 का।
तो यहां पर आपको मिलने वाला है, पूछा है अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग की बात की गई है, और एसटी जो आयोग है ना वो अनुच्छेद 338 ए में है। तो यहां पर 28 का ये हो गया है। अब इसे देखिए, इस प्रश्न से, इस फैक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना है। पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 338 में क्या है, अनुसूचित जाति, यहां पर जो आयोग है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 में विजय सांपला जी वर्तमान में अनुसूचित जाति यानी जो एससी आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी अध्यक्ष वर्तमान में है हर्ष चौहान, और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यहां पर यह बनाया गया था। फिर देखिए अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग की बात की गई है, और यह जो आयोग है ना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत यह आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 338 बी आपको पूछा जाए तो ओबीसी आयोग है, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग यहां पर है 338 बी में है। ए में क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, और केवल 338 आपको पूछा जाए तो वहां पर क्या है, वहां पर ओनली क्या है, अनुसूचित जाति आयोग है। एससी यहां पर आयोग आपको मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर ये था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन कब होता है? देखिए दोस्तों, इस आयोग के गठन आपको देखना है, तो एक तो ध्यान रखिएगा कि अगस्त माह में है, अगस्त माह में इस आयोग का गठन होता है। और कब होता है, तो यह होता है दोस्तों ऑप्शन जो बी है यानी 2017 में, यह सही है। अगस्त 2017 में, अगस्त 2017 में इसका गठन होता है। और देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है अभी हाल ही में, रिवर्स प्लान रिपोर्ट 2020 की, कोविड के बाद आई है, और उसमें यह बताया गया है कि आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ साफ देख पाए। वहां पे यह बताया गया है कि जून 2020 तक के ये आंकड़े के अनुसार बताया गया था कि सर्वाधिक जो यहाँ पे प्रवासियों का जो आगमन हुआ है, सर्वाधिक प्रवासी जो लौटे हैं वो पौड़ी गढ़वाल में लौटे हैं, और दूसरा स्थान जो आता है वो अल्मोड़ा में लौटे हैं। तो सबसे ज्यादा जो लौटे हैं वो कहां पर वापस आए हैं, पलायन कहां पे दोबारा रिवर्स हुआ है, वो पौड़ी गढ़वाल में हुआ है, और पौड़ी गढ़वाल में ही सबसे ज्यादा यहाँ पर पलायन हुआ था, इसलिए सबसे ज्यादा पलायन वापस भी यहीं पर हुआ है, रिवर्स पलायन भी यहीं पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, रिवर्स जो यहाँ पे समोसा कॉकस है ये क्या है? देखिए जो ब्रिटेन कह रहा हूं, जो यूएसए है ना, इसकी जो संसद है, इसकी संसद में क्या होता है कि इसकी संसद में जो भारतीय मूल के जो यहाँ पर जो सदस्य होते हैं, जो या यूं कहें कि जो विधायक टाइप के होते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समोसा कॉकस कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिका सदस्यों को अनौपचारिक समूह को कहा जाता है यहां पर समोसा कॉकस। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो यहां पर कांग्रेस है ना, इनका हमारे यहां जैसे संसद कहते हैं, वहां इनको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो उनकी संसद कांग्रेस, और यहां पर हमारी कांग्रेस, यहां पे संसद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए 31, 32 और 33। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, इसका आंसर आपको देखना है। तो आंसर आपको क्या मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 31 का? तो यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर जी हां बी मिलने वाला है, नहीं ए मिलेगा, यानी उत्तरकाशी जनपद में मिलेगा। और उत्तरकाशी मेले की बात करें तो चौरंगी नाथल मेला लगता है, सेल्कू देवता का मेला यहीं पर लगता है, कमलेश्वर महादेव का मेला यहाँ पे लगता है, और कुटेटी देवी का मेला यहाँ पे लगता है। और एक कमलेश्वर महादेव का जो मेला है ना, एक श्रीनगर में भी लगता है, आपको ध्यान होगा, बैकुंठ चतुर्दशी के मेले की बात करें वहीं पर लगता है। ठीक है, कमलेश्वर महादेव का जो मंदिर है ना वहां पर। अब यहां पर देखिए 32वां क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आयोग ने डिलीट किया है, थोड़ा विवाद था इसमें। अब यहां पर अगर आपको पूछा जाए गोपेश्वर बाड़ाहाट की, तो 6ठी सदी का यहां पर यह स्तंभ लेख था। और यहीं पर गोपेश्वर की बात कर लें, कुछ फैक्ट है कि प्राचीन गौस्थला इसका नाम था, बालखला नदी के तट पर मिलेगा। 6ठी शताब्दी में गणपति नाग का त्रिशूल लेख मिलता है। 1191 में अशोक चल का ताम्रलेख मिलता है। जड़ी बूटी शोध संस्थान यहीं पर है। और रुद्रनाथ भगवान का शीतकालीन जो निवास स्थान है गोपीनाथ मंदिर, वो भी यहीं पर है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31, 32, 33 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लेकिन 16 महाजनपद है, उनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अंग की बात करें, इनकी राजधानी आपको पूछा जाए तो चंपा है, मगध का राजगिरी, वैशाली या पाटलिपुत्र। और इनकी स्थिति अगर आपको पूछी जाए कहां पर है, यह भी देख लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर ये देखिए
अब देखिए दोस्तों, इन सब में से जो महाजनपद है ना, 16 महाजनपद, इनकी राजधानी तो याद होगी। और इनमें से जो ये अस्मक वाला है ना, 15 वाला, देखिए इसकी राजधानी है पोतन। और यहां पर आप देखोगे कि ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। सभी जो महाजनपद है आपको उत्तर भारत के देखने को मिलते हैं। गंधार तो तक्षशिला यहां पर आपको पेशावर यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में मिल गया है। लेकिन यहां पर आप देखोगे ना, जो यहां पर जो अस्मक है ये दक्षिण भारत में मिलता है। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद आपको यहां पर मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 34, टाइगर शब्द का कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी ए इसमें से बिल्कुल सही होगा। कैसे यहां पर होगा, तो इसे यहां पर देखिए, अगर हम टाइगर की बात करते हैं, TIGER, तो टाइगर यहां पर ये हो गया। और यहां पर ये बोला है कि अगर यहां पर क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो बढ़ता हुआ क्रम में आप इन्हें लगाइए। देखिए बढ़ता हुआ क्रम ABCDEFGHIJKL जो पहले आता है उसे पहले लगाइए। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर इनमें से सबसे पहला जो आएगा, सबसे पहले तो E आएगा ना, फिर E के बाद यहां पर आएगा G, फिर HI यानी I तीसरे नंबर पर, फिर यहां पे R, PQRST, टी लास्ट में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाए इन अक्षरों को तो कुछ इस प्रकार बनेगा, EGEGIRT। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, जब हमने यह कर यहां पे लगा दिया है तो कोई भी कर्म आपको यहां पर एक साथ मैच हुआ नहीं आएगा, सभी यहां पर अलग है। तो टी के साथ ई नहीं है, आई के साथ आई नहीं है, जी के साथ जी नहीं है, यानी टी के साथ वही अक्षर नहीं है, आई के साथ भी वही अक्षर नहीं है, तो एक भी अक्षर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर जो ए है यह इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कि निम्नांकित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है? तो भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किस पे है? तो महाभियोग लगाने का जो अधिकार है ना, वह आपको किस में मिलता है? वह मिलता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, दोनों जगह यहां पर क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है, कहीं से भी लाया जा सकता है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए दोस्तों, इसके लिए इंपॉर्टेंट है 14 दिन पहले यहां पर सूचना दी जाती है। और जो यहां पे दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, 1/4 सदस्य का यहां पे हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तब उसके बाद क्या होता है कि यहां पर वोटिंग होती है। और वोटिंग होने के बाद 2/3 बहुमत से प्रत्येक जो यहां पर सभा है वहां पर इसे पास भी करना होता है। तो यहां पर यह था। अब यहां पर देखिए राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। क्वेश्चन 52 की बात करें, देखिए अनुच्छेद 52 की बात करें तो यहां पर लिखा है भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 की बात करें तो कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में होती है, यहां पर यह बताया गया है। 54 में बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, और 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, 58 में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का योग्यता, 59 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में यहाँ पर शपथ प्रतिज्ञान वगैरह है, और 61 की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे महाभियोग की प्रक्रिया 61 में आपको मिलती है। तो इस फैक्ट को भी देखिए, यहाँ पर आपके लिए रब कर लेता हूँ जिससे कि आप साफ साफ देख पाएँ और एक बार यहाँ पर रिवाइज भी कर पाएँ। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर जो पूछा जाता है ना वो निर्वाचन से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो 55 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 में बताया गया है। और यहीं पर बात करें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की शपथ 60 में है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये 61 में है, और महाभियोग प्रक्रिया लाने के जो यहाँ पर जो कारण है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो अनुच्छेद 56 है वहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36वां पूछा गया है, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए पंचाचूली पर्वत की चोटी की ऊंचाई की बात करें ना तो ये आपको कितना मिलने वाला है? तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ बी मिलेगा 6904, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि बद्रीनाथ की कितनी है? तो 7140। यहीं पर चौखंबा की बात करें तो 7138, और त्रिशूल की बात करें तो 7120। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है, बद्रीनाथ चौखंबा त्रिशूल 7120, 7138, 7140, त्रिशूल 7120, चौखंबा 7138, बद्रीनाथ 7140।
पंचाचूली की बात करें तो 6904। नंदा देवी पश्चिमी, जो नंदा देवी बड़ा वाला है वो 7817 मीटर है, कामेट का 7756 है। और नंदा देवी पूर्वी की बात करें 7434। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए यहां पर है 37वां। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना। देखिए वही जो अभी हमने आपको बताया था ना सबसे पहले, आपने यहां पे देख लिया है ऑप्शन नंबर जो सर विलियम जोन्स थे वो सही थे, है ना। और यहां पर देख सकते हैं कि 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना करते हैं, विलियम जोन्स करता है, कोलकाता में होता है, सबसे पहले ही डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थल में शामिल है? तो यूनेस्को में शामिल कौन सा है? तो आंसर तो दोस्तों सरल है इसका, और आप सभी देने वाले हैं ऑप्शन डी, यानी नंदा देवी और यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर। और नंदा देवी की बात करें 1982 में इस नेशनल पार्क की स्थापना होती है। 624 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। यूनेस्को की बात करें तो 1988 में इसे मान्यता देता है। और चमोली यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहीं पर यहाँ पर बात करें फूलों की घाटी का, तो यह भी 1982 में स्थापना होती है। 87.5 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में इसे शामिल किया जाता है। नंदन कानन इसका नाम स्कंद पुराण में है। अलकापुरी इसका नाम मेघदूत में है। स्थिति नर व गंधमादन पर्वत के बीच में आपको मिलेगा। कामेट पर्वत के मार्ग पे आपको मिलेगा। और पुष्पावती नदी जो है इसके बीच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात करते हैं तो ये करता है ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी यूएनडीपी। यह सही है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, यूएनडीपी की बात करते हैं तो देखिए यूएनडीपी की हम जब बात करते हैं ना, तो यूएनडीपी द्वारा 2022 में जो प्रकाशित रिपोर्ट है ना, वहां पर भारत की जो रैंक है वो कितनी बताई गई है? वो 132वीं बताई गई है। तो यूएनडीपी की जो यहां पर अभी हाल ही में जो जारी रिपोर्ट है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, देखिए रिपोर्ट ही 2021 की है, एक साल बाद रिपोर्ट आती है। तो 2021-22 से पढ़ते हैं, 2022 में प्रकाशित हुई है। और भारत की रैंक कितनी है? 132वीं है। कितनी है? 132वीं है। अगर यहां पे नंबर की बात करें तो 0.633 यहां पे पॉइंट है। अब यहां पर देखिए पहली वाली भी देखिए 2020-21 की, तो वहां पर भारत की रैंक कितनी थी? भारत की रैंक वहां पर थी 131। भारत की रैंक कितनी थी वहां पर? 131 थी। और यहां पर दोस्तों इस फैक्ट को ध्यान रख लीजिएगा। अब जरा यहां पर देखिए यूएनडीपी से अगर आपको प्रश्न पूछे तो इसकी स्थापना होती है 12 नवंबर 1965 को। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और आचिम जो स्टिनर है इसके वर्तमान में प्रमुख है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ यहां पर इंडेक्स है दोस्तों जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैसे दोस्तों हर बार कहूंगा कि यह जो इंडेक्स है यह फेक इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, नल्ला पाकिस्तान को हमसे अच्छी रैंक में बताया गया है, 99 रैंक है शायद उसकी। श्रीलंका को 64 रैंक में लाया गया है इसमें। तो देखिए दोस्तों यहां पर फिर भी हमें याद करना है कि भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 107। भारत की रैंक कितनी है? 107। और यूरोपियन यहां पर एक एनजीओ है वेल्थ हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, तो इनके द्वारा यह जारी किया जाता है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 83वीं रैंक है भारत की। जापान सिंगापुर प्रथम स्थान पर हैं। जापान पहले, सिंगापुर यहां पर आप देखोगे हैंडले पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। इनोवेशन इंडेक्स, देखिए इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन में भारत क्या है? 40 पर रैंक है। इनोवेशन में भारत 40 में है। इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 40 है। स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है। यहां पर आप देखोगे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, भारत की रैंक 71। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए यहां पर भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक 2021 में 85 है। न्यूजीलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क यहाँ पे प्रथम स्थान, यहाँ पे आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा। और बाकी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। लोकतंत्र सूचकांक ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक 46 है। नॉर्वे यहाँ पर टॉप में है। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके द्वारा यहाँ पर जारी किए जाते हैं। और पीस इंडेक्स की बात करें 2021 की, भारत की रैंक 135 है। आइसलैंड यहाँ पर टॉप में है। और आर्थिक एवं शांति संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि एक संख्या 3 से अधिक है किंतु 8 से कम है तथा 6 से अधिक है किंतु 10 से कम है, तो ये संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ये सिंपल लिखते जाना है कि 3 से अधिक है और 8 से कम है, तो मतलब इनके बीच में कौन आ गया है? 4, 5,
6 और 7 इनके बीच में आ गया है। फिर बोला है तथा 6 से अधिक है और 10 से कम है। 6 से अधिक है मतलब 7, 8, 9, यानी यहां पर ये आएंगे। अब ये बोला है कि यह संख्या कौन सी है, तो यह संख्या कौन सी होगी, जो भी कॉमन होगा वही संख्या होगी। तो 7 यहां पर कॉमन है, तो यहां पर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह आपको बताना है। तो मित्र पर गमछा झाड़ कुछ ऐसा है, शायद मैं भी भूल गया हूं ट्रिक को। तो देखिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले यहां पर आप देखोगे, यहां पर जो गुजरता है वो गुजरात में आएगा ऑप्शन नंबर, फिर यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। तो इस हिसाब से आगे बढ़ता है। फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, फिर यहाँ पर आप आगे देखोगे मिजोरम। तो यहाँ पर जो ओडिशा है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए दोस्तों, गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 की बात करते हैं कि 1893 में जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है मुक्तेश्वर की स्थापना किसने की थी। तो मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना किसने की थी जरा बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर जो आपको मिलने वाला है ये मिलेगा लिंगार्ड ने, अल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी, 1893 में की थी। और यहाँ पर इसके द्वारा, जैसे इस संस्था के द्वारा, जैसे रिंगरपेस्ट यहाँ पर जो रोग है उसकी यहाँ पे, इसके बारे में या उसकी खोज, उनका जो यहाँ पे टीका है उन्होंने यहीं पे खोजा था। तो बहुत से टीकों का विकास इन्होंने यहाँ पे किया है। क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45 देखिए पूछा है कि वाडिया भू संस्थान विज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है और आंसर आपको देखना है कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान भूकंप वेधशाला स्थापित की गई है। तो नई वेधशाला जो स्थापित की गई है यह घुत्तू टिहरी गढ़वाल में की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही है। और एक चीज दोस्तों यहां पर देखिए, अगर ऐसा पूछा जाता है कि देखिए अगर वाडिया भू संस्थान की बात करते हैं ना, जून 1968 में इसकी स्थापना होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब यहां पर यह होता है कि अप्रैल 1976 से 1976 अप्रैल माह से इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। और यहीं पर वाडिया जी की बात करें, खड़क सिंह वाल्दे जी की बात करें, 1937 में इनका जन्म होता है और 2020 में सितंबर 29 को इनका निधन होता है। तो हाल ही में कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है, तो पूछा भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि 2007 में ये पद्मश्री इन्हें अवार्ड मिलता है। 2015 में, देखिए 2015 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए कि कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट मेल मर्जी के लिए वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। तो फैक्ट वाला है दोस्तों, फॉर्म लेटर्स, मेलिंग लेबल्स, एनवेलप्स, ये सभी है लीफ नोट को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 और पूछा गया है कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था, तो कब हुआ था। सरल क्वेश्चन है, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 अगस्त 2000 को। 10 अगस्त को यहीं पर राज्यसभा में पास होता है। और यहीं पर आप देखोगे कि यहां पर आप देखोगे कि राष्ट्रपति स्वीकृति 28 अगस्त को दी जाती है। और बाकी दोस्तों 4 मार्च 2020 को गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाता है ग्रीष्मकालीन, और 8 जून को यह घोषित भी कर दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 ये था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है देखिए 46, 47 और 48। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 ये बिल्कुल सही है। और यहां पर ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद यहां पे लिखे हैं। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन की बात यहां पे की गई है अनुच्छेद 124 में। 125 में जो वेतन वगैरह है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, वह बताया गया है कि जो यहाँ पे सीजीआई है, मुख्य चीफ जस्टिस है, उनका होता है 2,80,000 रुपये मासिक वेतन, और जो अन्य जजेस होते हैं उनका 2,50,000 रुपये। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126। तदर्थ की बात करें 127। तो 124, 25, 26, 27, देखिए 24 में गठन होता है, 25 में यहाँ पर वेतन भत्ते, और 26 में बोला गया है कि जो यहाँ पे कार्यकारी है, 27 में तदर्थ न्यायाधीश है, और 29 देखिए 29 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, अभिलेख के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, यानी जो न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं उनको वो दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, अभिलेख के रूप में कर सकते हैं, इसलिए 129 का यह है, यह भी इंपॉर्टेंट है।
137 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों का आदेशों का समीक्षा करना। देखिए इसे ये सामान्यतः कहें तो न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, अनुच्छेद 13 में भी आपने देखा था, और यहां पर भी यही है कि यहां पर क्या करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। जो उन्होंने जजमेंट दिया है उस जजमेंट का क्या करेंगे, वो दोबारा से मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खुद उन्होंने जजमेंट दिया है उसकी समीक्षा भी खुद कर सकते हैं। तो 137वां ये है। और 143वें की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श देता है, परामर्श करने की शक्ति यहां पर है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें याद करके ही चलिएगा। जोन ऑफ आर्क गढ़वाल का किसे कहा जाता है, ये बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 47 की बात करते हैं, गोरा देवी की बात करते हैं। सबसे पहले गोरा देवी की बात करते हैं तो 1974 1974 में क्या होता है कि इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और तब तक आप ये बताइए कि जो यहां पर जो गोरा देवी है ना, इन्हें जो वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था, वृक्ष मित्र पुरस्कार, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो बताइए इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया था, जरा बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, तब तक तीलू रोंतली जी की बात करते हैं, तीलू रोंतली जी की बात करते हैं, इसका सही आंसर भी यही है। और देखिए यहां पर अगर आप देखोगे ना तीलू रोंतली जी की, तो तीलू रोंतली की जब हम बात कर रहे हैं तो इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, देखिए इनका जन्म यहां पे साफ कर लेता हूं, इनका जन्म होता है 8 अगस्त को। कब होता है, 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म होता है। जो हमारा यहाँ पे एकेश्वर के सामने जो गुराड़ गांव है ना, वहां पर इनका जन्म होता है। देखिए यहां पर कि जो यहां पर 1600 अगर हम बात करें 1683 में इनका निधन होता है। और इनके नाम पर दोस्तों कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऐसा पूछा जाता है कि तीलू रोंतली पुरस्कार, तीलू रोंतली पुरस्कार, तीलू रोंतली पुरस्कार, तीलू रोंतली पुरस्कार, तो पूछा जाएगा कि तीलू रोंतली जो पुरस्कार है ये कब से इसकी शुरुआत हुई है। तो बताइएगा दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होती है तीलू रोंतली पुरस्कार की, जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं आपको और यहां पे पूछता हूं, देखिए एक पेंशन योजना भी है, तीलू रोंतली पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत कब से होती है यह भी आपको बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तीलू रोंतली पुरस्कार और पेंशन। देखिए पेंशन अगर आपको पूछा जाए तो यह जो होता है ना दोस्तों, यह होता है 1 अप्रैल 2014 से, 1 अप्रैल 2014 से पेंशन शुरू होती है। और यहीं पर अगर पुरस्कार की बात करें तो 2006 से इसकी शुरुआत होती है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हाल ही में 2022 में कितने लोगों को तीलू रोंतली पुरस्कार दिया गया है, तो 12 महिलाएं हैं जिन्हें तीलू रोंतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 12 महिलाएं, 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा 12 महिलाएं, इन्हें हाल ही में तीलू रोंतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यही दोस्तों हैं, बीरोखाल में इनका आपको स्टैच्यू मिलेगा। और यहीं पर 48 की बात करते हैं। देखिए किस शासक द्वारा निर्मित सड़कों और सरायों का साम्राज्य की धमनिया कहा जाता है, तो देखिए ये कहा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी यानी शेरशाह सूरी है। और शेरशाह सूरी से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए जरा बताइए, शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी ना, यहां पर किस युद्ध में हुई थी, कहां पर इनकी युद्ध में मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की, बताइएगा इसका आंसर बताइएगा। देखिए मकबरा मैं आपको पूछता हूं कि इनका मकबरा कहां पर है, मकबरा शेरशाह का मकबरा कहां पर है, जरा बताइए। इसको मैं दूसरे कलर में कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। तो मकबरा आपको देखना है कि कौन से मकबरा कौन से यहां पर है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ युद्ध हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है शेरशाह सूरी की। तो शेरशाह सूरी के कुछ युद्ध हैं जो आपको ध्यान रख लेना है। एक है चौसा का युद्ध, क्या है, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, यह बताएगा कि चौसा का युद्ध कब होता है। इसके अलावा एक है दोस्तों यहां पे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम व कन्नौज, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। तो बिलग्राम कन्नौज युद्ध, इन दोनों युद्ध को बताइए कि यह कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए चौसा का युद्ध, मकबरा अगर बात करें तो यह आपको मिलता है सासाराम में। कहां पे मिलता है, सासाराम में आपको यह मकबरा मिलता है। चौसा का युद्ध कब होता है, यह 1539 में होता है। कब होता है, 1539 में, 1539 में यहां पर होता है। और 1540 में, देखिए 1539 में, यहां 1539 में युद्ध होता है चौसा का युद्ध। बिलग्राम की बात करें 1540 में होता है। और किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, हुमायूं व शेरशाह, ठीक है,
शेर शाह सूरी के बीच में। तो हुमायूं के बीच में होता है चौसा को 1539, हुमायूं हार जाता है, फिर दोबारा आता है, इसमें बुरी तरीके से हार जाता है, और यहाँ पर शेर शाह सूरी है, सूरी वंश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अब आता है कलिंजर का। देखिए कलिंजर का एक युद्ध होता है, कलिंजर। देखिए कलिंजर के युद्ध की अगर हम बात करते हैं ना, तो कलिंजर के युद्ध में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा, कलिंजर के युद्ध में इनकी मृत्यु होती है। कलिंजर के युद्ध में 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वयं के गोले से ये मर जाते हैं, स्वयं पर ही ठोक देते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1545 है। अब यहाँ पर दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, और हाँ दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पे ऐसा भी पूछा जाता है, जो मलिक मोहम्मद जायसी है ना, यह भी इन्हीं के दरबार में थे, उन्होंने इसे संरक्षण दिया था। अगले क्वेश्चन है 49, 50 और 51, 52। देखिए अन्नाईमुडी उच्चतम शिखर है, किसका है? तो यह आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों आज मैराथन क्लास है, काफी लंबी क्लास है, और ध्यान से सुनते जाइए। अन्नाईमुडी उच्चतम शिखर है, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का, उत्तर हिमालय का, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अन्नाईमुडी ये आपको मिलता है पश्चिमी घाट का, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, अन्नाईमुडी की बात करें तो 2695 इसकी हाइट है। भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला यहां पर यह है, केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में यहां पर यह है। फिर देखिए डोडा बेटा, एक है डोडा बेटा, और डोडा बेटा की बात करें तो नीलगिरी की यह सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 26 से 37 मीटर है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों ये हो गया। और एक प्रश्न ऐसा बनता है कि जो यहां पर जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है किस स्थान पर मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। देखिए यहां पर पूछा है कि 50वां की उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो ऊपरी गंगा नहर है, ये बार बार रिपीट हो चुका है। और यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ बोर्ड ऑफ मेडिसिन में लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन से थे? देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मोतीराम सनवाल। और ये हमने आपको जब यहाँ पे अजय रावत की बुक कंप्लीट करवाई थी, लगभग दोस्तों 7 घंटे की क्लास है, 6 घंटे 40 मिनट की क्लास है, वहां पर भी ये डिस्कस करवाया था। इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कीजिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मोतीराम सनवाल जी की हम बात करते हैं ना, तो 1901 में अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। जगदीश फार्मेसी के नाम से अपनी एक कंपनी खोलते हैं, वेधशाला खोलते हैं, और बोर्ड ऑफ लखनऊ मेडिसिन में पंजीकृत होते हैं नवंबर 1940 में। यह प्रश्न यूपीएससी ने आपको पूछा है। अगर बात करते हैं अनूप सिंह की, वैद्य अनूप सिंह की, तो स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग लेने के कारण ये 7 से 8 बार जेल गए थे। तो ऐसा प्रश्न अगली बार बने कि कौन सा वेद है यहाँ पे राज्य में, कौन से प्रसिद्ध वेद थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल गए थे? तो अनूप सिंह थे। और सीतावर पंत जी की बात करें तो हल्द्वानी में कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय की इन्होंने स्थापना की है, और समस्त रोग प्रमेयम इस पुस्तक के ये लेखक भी हैं। और बृहस्पति सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया है वह वेद भोलाराम है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर दोस्तों ये था। और अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 है और पूछा गया है, देखिए इसका आंसर सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहां पे क्या किया है इन्होंने कि इनका स्क्वायर किया है और आगे पीछे कर दिया है। जैसे 5 का स्क्वायर करके 25 आगे कर दिया है, और 3 का स्क्वायर करके 9 पीछे कर दिया है। तो सेम यहां पर भी ऐसा हो चुका है। यहां पर बात करें 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 64 यानी 64 होता है। तो नंबर आगे पीछे के है, जो पीछे वाला है उसे आगे कर दिया है 64, और जो आगे वाला है उसे पीछे कर दिया है। तो यह है 64 36। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर है 53 54 की पूछा है कि 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया है? तो कुमाऊं परिषद है। 1900 यहां पर देखोगे ऑप्शन सी है। 1916 में इसकी स्थापना होती है। और यहां पर कुछ अधिवेशन है इसके, इस फैक्ट को याद कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पहला अधिवेशन 1917 में होता है, अल्मोड़ा में होता है, जयदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा अधिवेशन 1918 में होता है, हल्द्वानी में होता है, और तारादत्त गेरोला जी इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरे अधिवेशन की बात करते हैं, कोटद्वार में होता है, बद्रीदत्त जोशी जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और ध्यान रखिएगा तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता का अधिवेशन भी कहते हैं। सर्वाधिक जो यहाँ पर प्रतिभागियों ने जहाँ पर भाग लिया था वो इसी अधिवेशन में लिया था। और गुरु चेला परंपरा का अधिवेशन भी इसी अधिवेशन को कहा जाता है। डॉक्टर अजय रावत सर की बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा अधिवेशन 1920 में हरगोविंद पंत अध्यक्ष होते हैं, काशीपुर में होता है।
पांचवा होता है 1923 में। देखिए अब 1920 के बाद 23 में डायरेक्ट होता है, टनकपुर में होता है, बद्रीदत्त पांडे जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और लास्ट यहाँ पे छठा अधिवेशन 1926 में होता है, गनियातोली में होता है, और बैरिस्टर मुकुंदलाल इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसी के बाद यहाँ पर क्या होता है कि कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। देखिए वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की बात की गई है, और इसमें यह नहीं होगा जो प्राइवेट सेक्टर का जो यहाँ पे इक्विटी सिस्टम है, विनिवेश होता है, यह नहीं है, बाकी सभी है। ऑप्शन की बात करेंगे, अब यहाँ पे आपने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। संयुक्त प्रांत जो भारत में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया है, यह नाम किसने दिया है? तो यह नाम किसने दिया है ये आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यह जो नाम दिया है ना, ये जीबी पंत जी ने दिया है। और जीबी पंत जी से एक बार दोबारा याद कीजिए कि इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1887 को, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। इनके दोस्त इन्हें मूलतः महाराष्ट्र के नाम से प्यार से कहते थे। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना ये करते हैं, 1903 हैप्पी क्लब की। 1914 में प्रेम सभा काशीपुर की स्थापना होती है, प्रेम सभा की स्थापना काशीपुर में होती है। 46 में मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के यानी संयुक्त प्रांत के। 1955 में गृह मंत्री बनते हैं। 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। और फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं, यह इनकी बुक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें और इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सीरीज बनानी है, कौन सी बनेगी? तो पहला यहाँ पर आप देखिए, सभी में आपको डबल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये अपने आप ही पहले ही गलत हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बनेगा ना, तो यहाँ पर ये फिर रिपीट हो जाएगा। बहुत सरल है, एक बार ध्यान से समझिएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। तो देख लीजिए, बिल्कुल आपको सभी यहाँ पर अलग दिखेंगे, केवल यही आपको सही दिखेगा, अलग सेम दिखेगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन है? देखिए 57 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसके संस्थापक हैं वह है महंत चरण दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। अब जरा इसकी स्थापना बताइए कि इसकी स्थापना कब होती है, बताइएगा जरा इसकी स्थापना कब होती है, बताइएगा। 1950 में इसकी स्थापना होती है या 1952 में स्थापना होती है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या है। अब 58 की बात करते हैं तब तक कि 1857 में सेना विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है। सेना विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर जो थे ना, वह थे ऑप्शन यानी हेलिट कह रहा हूं मैं, हेनरी रैमजे थे, क्योंकि 1856 में ये गद्दी पर बैठते हैं। और यहां पर आप देखोगे हेनरी रैमजे के संदर्भ में, देखिए दोस्तों ये पार्ट हम आपको बहुत बार रिवाइज करवा चुके हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज करवाते हैं, क्योंकि हम रिवाइज करवाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे शुरू से जुड़े हैं वो बार बार देखेंगे, बार बार याद करेंगे, और उनका नंबर भी कंप्लीट आ जाएगा हमारे जहां पर जो वैकेंसी है यूकेपीएससी की, यूकेएसएससी की, और जितनी भी यहाँ पर जॉब है सरकारी। तो देखिए कार्यकाल की बात करते हैं, 1856 से 84 में होता है। ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी ने अभी पूछा था कि जो यहाँ पर हेनरी रैमजे हैं कब कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं? तो 1856 में बनते हैं, 84 तक रहते हैं। डलहौजी का एक चचेरा भाई होता है। 1854 में ये पहले कुष्ठ आश्रम की स्थापना कर देते हैं। और यूकेपीएससी का ये प्रश्न है कि कुष्ठ आश्रम की स्थापना सबसे पहले कहां पर होती है? तो ये अल्मोड़ा में होती है। 1854 में ध्यान रखिएगा हेनरी रैमजे के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया है। 1857 की बात करते हैं, नैनीताल में स्कूली शिक्षा के रूप में विकास करने का श्रेय, यह भी यूकेएसएससी का प्रश्न है। तराई इंप्रूवमेंट फंड 1883, 5 से 6 बार यूकेएसएससी प्रश्न पूछ चुका है। मेथोडिस्ट चर्च 1858 में पादरी बटलर के द्वारा। हिल साइट सेफ्टी कमेटी 1867 यानी 67 में। नैनीताल में भूकंप 1820 में। और ठेकेदारी व्यवस्था बंद की थी 1858 में। वृक्षों पर चिन्ह लगाने, घन लगाने की प्रथा इसी ने की थी। और शेरवुड कॉलेज 1869 में। 1869 में ही ऑल सेंट्स गुड्स यहाँ पे कॉलेज की स्थापना। 77 में स्टिनले कॉलेज और सेंट मैरिज कॉन्क्लेव स्कूल की बात करें 1878 में। यह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों सोमेश्वर के यहाँ पे जो निवासी है ना, इसी ने हेनरी रैमजे ने, ये जो हेनरी रैमजे ना इतना भयंकर था, इसने 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। तो इसे अच्छा मत कहना कि ये अच्छा रहा होगा, ठीक है। अपने इसने स्वार्थी सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 का आपने देख लिया है। और यहाँ पर आंसर दीजिए जरा कि 97 का क्या था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो गुरु राम राय एजुकेशन मिशन है ना, इसकी स्थापना होती है 1952 में। अब आप कहोगे कि ये तो हमने 1950 पढ़ा है। तो जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 1950 पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ,
आपको ये ऑप्शन के अनुसार करना है। बहुत से विवादित प्रश्न होते हैं, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग चलोगे, जैसे बीएस नेगी बुक या फिर किसी और बुक के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे 1950 बताया गया है। लेकिन जो गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर जो कोई भी वेबसाइट है गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की, वहाँ पे जो स्थापना बताई गई है वो 1952 बताई गई है। तो फैक्ट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। वैसे अगर ऑप्शन आएगा तो 1952 ऑप्शन में आए तो इसे भी प्रेफरेंस दीजिएगा, नहीं तो ये प्रश्न डिलीट होगा या फिर ऑप्शन में केवल एक ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, ओपन कप टेनिस टूर्नामेंट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस देश में संपन्न हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इस फैक्ट को भी आप जरा याद कीजिए, टेनिस ग्रैंड स्लैम। देखिए टेनिस ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है, फ्रेंच ओपन किसने जीता है, विंबलडन किसने जीता है, यूएस किसने जीता है। तो लिस्ट आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कंटेंट को मैं दोबारा कह रहा हूं कि बहुत ज़्यादा समय लगा है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप इस कंटेंट का फायदा भी लेंगे और याद भी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें 2022 में राफेल नडाल यहाँ पे विजेता बनते हैं और एस्ले बार्टी यहाँ पर क्या होती है, महिला में वो विजेता बनती है। तो राफेल नडाल पहले देखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का होता है, फिर फ्रेंच में होता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में राफेल नडाल, दूसरे जो फ्रेंच ओपन है वहां पे भी राफेल नडाल। सबसे पहले एस्ले बार्टी बनती है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, महिलाओं में ईगा स्विटेक बनती है और ईगा स्विटेक जो यूएस ओपन है वहां पर भी महिला विजेता बनती है, टेनिस ग्रैंड स्लैम अपने नाम करती है। और विंबलडन की बात करें तो जोकोविक, और यहीं पर बात करें एलिना रिबिकाना की, जो कजाकिस्तान की है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा क्योंकि थोड़ा अलग है कजाकिस्तान की। तो एलिना रिबिकॉन की बात करें तो यह बनती है विंबलडन ओपन 2022 की। तो देखिए दोस्तों, इसकी लिस्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आप याद करके चलोगे, अगर याद नहीं है तो अभी कॉपी में लिखोगे और याद भी करोगे। तो यहाँ पर यह है 60वां क्वेश्चन की बात करें कि ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं। देखिए दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न पर क्या किया है कि 2 आंसर माने हैं, बकरवाल और पालसी। अब एक चीज बताइए दोस्तों, इस प्रश्न की बात करें तो वैसे बहुत विवादित प्रश्न है। वैसे तो यह होता कि तीनों इसके सही हैं, पाथच, बकरवाल, पालसी, ये सभी हमने किताबों में पढ़ा था। लेकिन चलो ये दोनों मान के चलते हैं कि बकरवाल पालसी ये सही था, लेकिन फिर उपयुक्त सभी भी यहाँ पर नहीं देना चाहिए था। आयोग ने इसका आंसर ए भी माना है, तो आपको यहाँ पे सजेस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 61 है, देखिए कि विधायी विषयों में समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची आपको पूछी गई है, तो समवर्ती सूची ली गई है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, सी से ली गई है, यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहां पर जरा देखिए, अगर ऐसा पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पे ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ पे ली गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे लिया गया है और उस पर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो यहाँ पर लिया गया है। ब्रिटेन की बात करें, एकल नागरिकता यहाँ से ली गई है। अफ्रीका की बात करें, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची और केंद्र राज्य के बीच जो संबंध व शक्तियों का विभाजन है यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पर इन फैक्ट को याद कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आंसर आपने देख लिया है और यहाँ पर देखिए कि कूजा एक्ट का संबंध है। तो कूजा एक्ट आपको क्या मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, कूजा एक्ट की बात करते हैं ना, तो ये आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी भूमि बंदोबस्त है। और 1960 में कूजा एक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर 63 और 64 और 65 है और आंसर आपको देना है। देखिए, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होता है, किसान, जमींदार, सरकार या फिर साहूकार। तो 63 का आंसर आपको मिलने वाला है 63 का, तो जमींदार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य 6 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलता है। तो यहां पर मान के चलिए राज्य है 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर यहां पर बाएं ओर मुड़ता है। देखिए, जब बाएं दक्षिण की ओर चला है तो इसका बाएं कहां होगा, इधर होगा ना। तो बाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो यहां पर 7 किलोमीटर चल गया है। अब यहां पर बोला है कि चलने के बाद फिर बाएं ओर मुड़ता है, अब फिर बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चल गया। अब यहां पर देखिए, अब ये बोला है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो देखिए, उसका चेहरा किस दिशा में है, ये तो दिख रहा है कि इसका चेहरा उत्तर दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। बाकी दोस्तों, यहां पर है कि क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का जो गठन होता है 280 में होता है। और वित्त आयोग की बात करें, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में देखिए
और नियुक्ति वर्ष होती है, अध्यक्ष कैसे नियुक्त होते हैं, 1952 से 57 इनका कार्यकाल होता है। पूछा जाता है कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कैसी नियोगी थे, दूसरे कौन थे, के संतानम थे। और वर्तमान की बात करें तो एन के सिंह है 15 वित्त आयोग की। और यहीं पर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 243 आई में बताया रखा है कि जो भारतीय संविधान का जो हमारा जो यहाँ पे हम जो राज्य वित्त आयोग की बात करते हैं ना ग्राम पंचायत के लिए, तो 243 आई में है। और यहीं पर अगर नगर पालिका के वित्त आयोग की बात करते हैं तो 243 वाई में है। तो इसे भी याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली कौन सी है। तो देखिए गंगा प्रभाव प्रणाली इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रोजन है वायरस वार्म सामान्य प्रोग्राम। तो ये प्रश्न डिलीट है दोस्तों, क्योंकि आपको लगभग ये सभी इसमें कंडीशन मिलेगी। और 68 पूछा है कि भारत में हिमालय पर्यावरण संस्थान अध्ययन संगठन के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपको मिलेंगे ऑप्शन जो सी है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, ये सही हैं। और एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, 1979 में हैस्को की स्थापना के रूप में होती है, लेकिन ये जो आधिकारिक रूप पे होता है ये शायद 1883 के आसपास होता है। 1883 में, 79 में इसकी स्थापना हो जाती है, फाउंडेड हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर अगर हैस्को की आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो देख लीजिएगा, यहाँ पर ये है हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब जरा गंगा नदी की बात करते हैं। तो फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 2009 में गंगा बेसिन प्राधिकरण की स्थापना होती है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नमामि गंगे 2014। और यहाँ पर ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि 69वां है कि कौन सी आकृति सिंह, बाघ और पशुओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को चित्रित करती है। तो शेर है, बाघ है और पशु है। देखिए शेर और बाघ क्या है, पशु है। तो ये तो आ गया पशु, ठीक है। और यहाँ पर बोला है शेर और बाघ, तो पशु का ही एक पार्ट है, यानी दोनों अलग अलग चीज होते हैं। तो इस प्रकार का जो ये है ऑप्शन ए ये सही होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला। देखिए दोस्तों ये प्रश्न भी विवादित थे। और इस प्रश्न की बात करें तो वैसे तो मानसा ने आक्रमण किया था, लेकिन आयोग ने मानसा नहीं माना है, सीधा महिपति शाह माना है। और खैर महिपति शाह से संबंधित कुछ फैक्ट आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा। महिपति शाह की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए महिपति शाह के बारे में। देखिए जब हम महिपति शाह की बात करते हैं ना, तो महिपति शाह की बात कर रहे हैं तो इसे गर्वभंजन भी कहते हैं, गर्वभंजन। तो महिपति शाह को गर्वभंजन कहते हैं। और जरा गर्वभंजक किसे कहते हैं जरा बताइए। गर्वभंजन इसे कहते हैं, अच्छा, महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड, तो महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड भुजदंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखने में थोड़ा पैड में दिक्कत आती है, फिर भी समझ जाएगा। गर्वभंजन, महाप्रचंड भुजदंड इसे कहते हैं। अक्खड़ राजा इसे कहा गया है, अक्खड़ राजा, अक्खड़ राजा, अक्खड़ जो राजा है वो इसे कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने ये जो यहाँ पे क्या है इसका नाम, जो मुगल राजा है ना यहाँ पे शाहजहां, उसके दरबार में नहीं गया था, उसके जो यहाँ पे राजारोहण होता ना उस समय नहीं गया था, इसलिए इसे अक्खड़ राजा कहा गया है। और यहीं पर बात करें, इसके सेनापति थे लोधी रिखोला। पूछा जाएगा कि लोधी रिखोला किसके सेनापति थे, इसी का था। और कौन कौन थे, लोधी रिखोला, लोधी रिखोला हो गया है। इसके अलावा दोस्तों बनवारी यहाँ पर देख सकते हैं, बनवारी दास, बनवारी दास। देखिए लोधी रिखोला, बनवारी दास इसके यहाँ पे थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बर्तवाल बंधु, और यहीं पर दोस्तों इसका जो यहाँ पे ना बर्तवाल बंधु, बर्तवाल बंधु ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्तवाल बंधु, बर्तवाल बंधु इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो बर्तवाल बंधु है ना, इसके यहाँ पर जो वीरता के सम्मान में जो यहाँ पर जो इनके जो अस्त्र शस्त्र है ये दावा प्रांत में रखे गए थे, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है बर्तवाल बंधु की। तो यहाँ पर बर्तवाल बंधु इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो हमारे जो राजा हैं यानी पौवा राजा फतेहपति शाह, उनके भी यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र है वो दावा प्रांत में रखे गए थे। बाकी इसे ध्यान रखना। और यहीं पर जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आग नाम तो भूल ही गया मैं, उनका नाम क्या है, देखिए माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी भी इसी के सेनापति थे, माधो सिंह भंडारी। तो माधो सिंह भंडारी भी इसी के सेनापति थे, और इन फैक्ट को भी याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और तिरुमल चंद के साथ ये छोटे से युद्ध में मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए थे बाद में। 71 है कैंची धाम की स्थापना की थी। देखिए कैंची धाम की बात की है और कैंची धाम की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, यानी नीम करोली बाबा।
और कैंची धाम से क्या याद आपको रखना है? देखिए दोस्तों, कैंची धाम अगर आपको पूछा जाए ना, तो सबसे पहले तो ये मिलेगी आपको शिप्रा नदी के तट पर। जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के तट पर। कई बार आपने देखा होगा कि कोसी नदी के तट पर है किसी जगह पे, लेकिन दोस्तों बहुत सी जगह में, बहुत सी किताबों में शिप्रा नदी ही बताया गया है, यहाँ तक कि गूगल मैप में भी। लेकिन अगर कोई लोकल स्टूडेंट्स होगा वहाँ का, जो कैंची धाम से रिलेटेड हो, उसे एग्जैक्ट जानकारी हो कि शिप्रा नदी है या कोसी नदी है, तो वैसे तो किताबों में शिप्रा नदी मैक्सिमम जगह में है, और गूगल जो यहाँ पर जो मैप है वहाँ पर भी शिप्रा नदी ही बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, शिप्रा नदी है और नीम करौली बाबा की यहाँ पर ये धाम है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसका आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन बताइए, राज्य विधिक प्राधिकरण। तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मिलेगा, यानी 20 मार्च 2002 को। और यहीं पर बात करें कुछ और की, जैसे यूकेपीएससी की बात करते हैं, तो देखिए 15 मार्च 2001 को इसका यानी आधिकारिक रूप से गठन होता है। वैसे घोषणा हो जाती है 14 मार्च 2001 को। यानी देखिए यहाँ पर आपके लिए कर लेता हूँ साफ साफ, जूम कर लेता हूँ और ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 14 मार्च 2001 को यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इसकी डेट बना दी जाती है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 14 मार्च 2001 को कि यूकेपीएससी आयोग का गठन होगा, और 15 मई 2001 से ये एग्जिस्टेंस में भी आ जाता है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं इनका नाम राकेश कुमार हैं, और यहीं पर बात करें इनके जो सचिव हैं उनका नाम गिरधारी सिंह रावत है। और यूकेएससी तो आजकल काफ़ी चर्चा में है, उनके अध्यक्ष और जो यहाँ पर सचिव है सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 है कि कौन सा मंत्रालय संघीय सरकार का भाग नहीं है? देखिए सौर ऊर्जा जो मंत्रालय है ये नहीं होगा, ये अभी ये मंत्रालय बना ही नहीं है अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74-75, उत्तराखंड में नंधौर अभ्यारण्य है, 74 का आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, नंधौर अभ्यारण्य आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी नैनीताल में मिलेगा। और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल से संबंधित यहाँ पे आप देख लीजिए, नंधौर की बात करें तो 2012 में नैनीताल में आपको मिलेगा, उधमसिंह नगर में बनेगा। और पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर है अभ्यारण्य की, एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। तो कर लो दोस्तों रिवाइज, आपके सामने है पूरी डाटा, तो रिवाइज कीजिए। कल की क्लास में भी शायद हमने रिवाइज करवाया था, परसों की क्लास में, तो याद हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यवनों का यहाँ पे देखिए 75, यवनों के आक्रमण के उल्लेख मिलता है तो स्वप्नवास दत्ता, मेघदूत, गार्गी संहिता, मुद्रा राक्षस। तो देखिए दोस्तों, गार्गी संहिता इसका सही आंसर है। और ध्यान रखिएगा, अगर स्वप्नवास दत्त आपको पुस्तक पूछा जाता है ना, तो इस पुस्तक के जो रचयिता है उनका नाम है भाष। क्या नाम है? भाष। देखना है, कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं, विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक विद्वान हैं, विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आयोग का आंसर आपको बताता हूं। वैसे मुझे इस प्रश्न में डाउट है, और इसका आंसर जो मिलता है आयोग के अनुसार ऑप्शन डी है, 1 और 2 दोनों सही है। 77वां क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है, मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 के अंतर्गत कब तक सरकार ने घर तक हर घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर आपको देना है। तो दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस लाइन को दोस्तों यहाँ पे आंसर दीजिए जरा, और जो मैं पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ ना, तो उसको भी आपको लिखते जाना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखूंगा, पहले इसका आंसर दीजिए जरा। इसका आंसर तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2022। कुछ पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूँ और आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पहले फिलहाल इतने लिखते हैं। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः समाप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब का रखा गया है, ये बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बताते जाएगा। आत्मनिर्भर का लक्ष्य कब तक है? देखिए, प्रमुख लक्ष्य है यहाँ पर, प्रमुख लक्ष्य, इन्हें याद करते चलिएगा। प्रमुख लक्ष्य, देखिए उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर कब का लक्ष्य है, ये बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पर आपको एक चीज और पूछता हूं। देखिए, यहां पर लिख लेता हूं मैं, HIV एड्स, जो HIV एड्स है ना, इससे पूर्णता यानी इसे पार करने का लक्ष्य कब है, कि यहाँ पे मूलतः इसे समाप्त करने का लक्ष्य कब तक है। अच्छा, कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ, किसानों की आय दुगने का लक्ष्य कब तक है? किसानों की आय दुगना, इसका लक्ष्य कब तक है? आय दुगना। तो किसानों की आय का दुगना करने का लक्ष्य कब तक है, ये भी जरा बताइए। और यहीं पर बताइए कि सभी को घर आवास से मुक्त कराने वाला तो आपने देख लिया है,
इसके अलावा यहां पर अगर बात करते हैं टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी उन्मूलन, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी उन्मूलन लक्ष्य, तो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर पूछूंगा कि जो हर घर जल स्वच्छ नल है, हर घर स्वच्छ जल, मतलब यह है कि हर घर स्वच्छ जल से नल, यह लक्ष्य कब तक है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, आपको ये बताना है कि इनका लक्ष्य कब तक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का लक्ष्य कब तक है? पहले की बात करें, आपने इनका कर्म देना है। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक लक्ष्य जो बैन है ना, ये 2022 तक इसे समाप्त करने की बात की गई है, ठीक है। किसानों की आय भी समाप्त करने किसानों की आय भी समाप्त कर रहा हूं मैं, किसानों की आय को भी दुगना करने का जो लक्ष्य रखा है वह भी 2022 तक रखा है। हुआ होगा या नहीं हुआ होगा ये पता नहीं दोस्तों, लेकिन उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बात करते हैं, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। उर्वरक क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो है ना, ये 2023 तक है, 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य है। टीबी उन्मूलन की बात करें तो 2025 से टीबी उन्मूलन, टीबी 2025, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक है। हर घर स्वच्छ जल 2024 का लक्ष्य है, 2024 का लक्ष्य है, यहां पे साफ लिख लेता हूं 2024। तो हर घर स्वच्छ जल से नल यहां पर 2024 तक है। HIV एड्स जो मुक्त का लक्ष्य है, ये बताइए दोस्तों कब तक है? तो देखिए दोस्तों, यह है HIV एड्स से जो मुक्त लक्ष्य है 2030 तक है, 2030 तक HIV एड्स से मुक्त लक्ष्य है। और इसी के अलावा यहां पर मलेरिया मुक्त लक्ष्य भी यहां पर भारत का है। तो कुछ फैक्ट दोस्तों आपके लिए रखे हैं, इन्हें याद करके ही चलिएगा, बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, यहां पर है 78 और यहां पे 79 कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां मुझे सहायता मिलती है कि यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखे हैं। भाई साहब, अब समाधि पर भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, और यह जो क्वेश्चन है ना 78 का, यह है फूलों की घाटी में लिखे गए हैं। और फूलों की घाटी में, यह अगला वाला प्रश्न डिलीट हुआ है दोस्तों, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। और फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी में आप यहां पर ये देखोगे कि जो जॉन मार्गेट लेक है, देखिए जॉन मार्गेट लेक मैं आपको पहले भी करा चुका हूं और आप सभी अब इसका आंसर जान भी चुके होंगे कि 1885 में मार्गेट लेक का जन्म होता है। 1939 में 4 जुलाई 1939 को इनका निधन होता है। और यह लाइन इन्होंने लिखी है, और यह मेरी ने लिखी है, शायद ये इनकी बहन थी और इन्होंने यह लाइन लिखी है मार्गेट लेक के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक चीज़ आपको ऐसा पूछा जाएगा कि एक वो भी है ना हर्सिल वाला, हर्सिल में जो यहाँ पर विल्सन हर्सिल, जिसने हर्सिल में फलों का बागान लगाया था, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा है, खैर आप बता दीजिएगा। आप ये बताइएगा कि जिसने हर्सिल में फलों का बागान लगाया था उसकी समाधि कहाँ पर है? तो बताइएगा दोस्तों, बताइएगा जरूर बताइएगा, नाम क्या है उसका? तो जी हाँ, बताएगा, नाम जरूर बताएगा उसका क्या है। तो हाँ, विल्सन उसका नाम है, विल्सन नाम है उसका, और बताएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मसूरी में जो यहाँ पर मसूरी रोड है ना, कैम्पवेल रोड, वहाँ पर उसका वो है चर्च, वहाँ पर उसका क्या है, समाधि है। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 80 और पूछा गया है कि यहाँ पर कि 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित किया जाता है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी रानीखेत, यहाँ पर आपको सही मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखोगे कुमाऊं रेजिमेंट को राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा कलर अवार्ड 1961 में दिया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को होती है। हेडक्वार्टर आगरा से रानीखेत मई 1948 को आता है। 1988 में एक डाक टिकट भी जारी होता है। और 81 की बात करते हैं मानुषी छिल्लर। तो मानुषी छिल्लर की बात करते हैं तो ये 6 नंबर की थी, ठीक है। मानुषी छिल्लर यहाँ पे 6 नंबर की थी, प्रियंका चोपड़ा के बाद यही बनी थी। और बाकी यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए मिस वर्ल्ड यहाँ पर देखिए दोस्तों 2021 की आपको पूछा जाए तो यहाँ पर आप देखिए ये लिस्ट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है हरना संधू तो मिस यूनिवर्स 2021, डेस्टिनी वेगर मिस अर्थ 2021, मानसा वाराणसी मिस इंडिया 2021, कैरोलिना विलासवस्का मिस वर्ल्ड 2021।
और यह चीज़ दोस्तों आपको कम से कम मैं 5-6 बार रिवाइज करवा चुका हूं और रिवाइज करके आपको याद भी हो गया होगा। खुशी पटेल मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, सिन्नी सेठी बनती है फेमिना में, सिन्नी फेमिना में। तो देखिए ऐसा समझना कि जो सुनील शेट्टी की बेटी है ना, वो क्या हो जाती है, वो है सिन्नी शेट्टी, और वह क्या हो गया, फेमस हो गई है। तो सिन्नी शेट्टी फेमस हुई है 2022 में। आर्या वालेकर मिस इंडिया यूएसए बनती है 2022 में। हरना संधू तो देखिए मिस दिवा यूनिवर्स 2021 में और मिस यूनिवर्स भी। बाकी दोस्तों यहाँ पर पल्लवी की बात करें तो मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022। अगले क्वेश्चन में चलेंगे और इसका आंसर आपको देखना है क्या होगा 82 का। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर, यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 116। कैसे मिलेगा, सिंपल सा यहां पर फॉर्मूला है। देखिए 6 से 17 की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा 11 का गैप, ठीक है। यहां पर आपको 22 का गैप मिलेगा, यहां पर आपको 22 के बाद यहां पर 33 का गैप मिलेगा और यहां पर से आपको 44 का गैप मिलेगा। तो 72 में आप 44 जोड़ोगे तो 116 आ जाएगा, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 83 और 84 कि निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों नदी तंत्र की आपको मैप वाली क्लास करवाई है ना, तो वहां पर आपको बताया था जो यहाँ पर जो ये है ना लदिया नदी, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि जो हमारी काली नदी ऊपर से आती है, चंपावत वाला ये क्षेत्र है, और यहाँ पर यह जो नदी है यहाँ पर इस हिसाब से जाती है। लदिया नदी चोका नामक स्थान पर मिल जाती है और इस लदिया नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कोइराला नदी, कोइराला नदी। तो बस दोस्तों ऐसे फैक्ट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। IMI का पूर्ण रूप क्या है, देखिए IMI एक इलेक्ट्रिक सर्किट के रूप में हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पर होगा, है ना। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखिए दोस्तों हमने जब हमने आपको शुरू में करवाया था तब ब्लाइंड की जगह में हमने ब्लैंक करवा दिया था, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको इसको बार बार रिवाइज कराएं, इस पार्ट को रखें। जिन्होंने अगर वो उसका डिस्क्रिप्शन में नहीं देखा होगा, खैर हमने वहां से उस पार्ट को हटा ही दिया था बाद में, खैर अगर किसने नहीं भी देखा होगा तो हमने उसे बार बार रिवाइज करवा के कम से कम 3 बार इसे रिवाइज करा चुके हैं तब से। और अब भी याद कीजिएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म है। और बाकी HDMI की बात करें तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, UPS की बात करें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो गया है, USB की बात करें यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया है, DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS में S का मतलब क्या है ऐसा भी पूछा जा चुका है, तो सिक्योर है। सेम वहीं पर आपको जो ऊपर वाला है वही मिलेगा। PDF की बात करें पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, और URL की बात करें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है ये आपके सामने रखी है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। तो देखिए दोस्तों डाक टिकट जारी जो नहीं किया गया है ये किस पर नहीं किया गया है ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 85 का क्या यहाँ पर सही होने वाला है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं ना तो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है इस पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए अगर आपको पूछा जाता है जीबी पंत जी पर, तो सबसे पहले अगर इन पर बात करें तो 1965 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। 1965 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। अच्छा, मोनाल पक्षी की बात करते हैं तो मोनाल पर कब डाक टिकट गया? 1975 में। मोनाल पर डाक टिकट 1975 में। तो मोनाल में डाक टिकट 1975 में। तो याद हो जाएगा ना दोस्तों, जीबी पंत पर 1965 में और उनके 10 साल बाद मोनाल पर 1975 में। और यहीं पर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की बात करें तो 1994 पर इन्हें डाक टिकट जारी किया गया है। और साथ ही दोस्तों इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है बुरांस पर, देखिए बुरांस हो गया, ब्रह्म कमल हो गया, इसे भी याद करते चलिएगा, ब्रह्म कमल। तो बुरांस की बात करते हैं तो बुरांस देखिए 75 ही हो गया, 75 के 2 साल बाद यानी 1977 में इन पर जारी किया गया था। और 77 की बात करें तो फिर इन पर यहां पर 1982 में, ब्रह्म कमल पर 1982 में। अटगढ़ सहायक नदी है तो देखिए यहां पर ये पिंडर नदी की सहायक नदी मिलेगी। यहां पर भी हमने दोस्तों मैप वाली क्लास में आपको बताया था। और यहां पर आपने देखा होगा जो ये अटगढ़ नदी है जो दूधा तोली से निकल रही है, ये ऊपर से आने वाली जो पिंडारी नदी है जिसकी सहायक कपनी गाढ़ है, इस पर मिलती है, इसकी सहायक नदी है। और पिंडारी नदी पर आपको कुछ डैम मिलेंगे, बगोली, पडुली, बंगरी, देवसारी, मैलखैत, है ना। और यहीं पर नंदाकिनी की बात करें, राजभक्ति व नाला परियोजना,
कल्पगंगा नदी पर उर्गम घाटी परियोजना, तो इन्हें भी याद कीजिएगा। यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों बाद कौन सा यहाँ पर दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए क्या होगा 87 का। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी शनिवार। आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा है कि 61 दिनों बाद, तो आपको यहाँ पर 7 से डिवाइड करना है। 7 से 61 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे दीजिए जरा कितना आएगा। 7 7 49, 60 56 यानी 7 8 56 यानी ये हो गया 56 यानी हो गया, और यानी कितना बचा यहाँ पे? 5 बचा। तो यहाँ पे सोमवार में 5 ऐड कीजिए। सोमवार ना मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो देखिए शनिवार आएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये है 88 की बात करते हैं और 89 और यहाँ पे 90 की बात करेंगे। 88 और 90 90 प्रसिद्ध तीर्थ एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बद्रीनाथ है इसे हम सारस्वत धाम के नाम से जानते हैं, और यहीं पर आप देखोगे विशालपुरी, सारस्वत धाम, योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, इन सभी के नाम से इसे जानते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में बरी होने के बावजूद बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी वह कौन था? 89 का आंसर आपको देखना है। देखिए बंगाल का गवर्नर था ये, और आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो क्लाइव था ना, इसने यहाँ पर क्या था? आत्महत्या की थी। अब यहाँ पर जब क्लाइव की बात करें तो क्लाइव से इन फैक्ट को याद करते चलिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करते चलिएगा। देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? 1757 में बंगाल का गवर्नर बनता है। 1757 बंगाल का गवर्नर बनता है, बंगाल का गवर्नर। आप ये बताइएगा दोस्तों कि जो यहाँ पर जो लॉर्ड क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव क्या करते हैं कि इलाहाबाद की संधि करवाता है। इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, ठीक है। इलाहाबाद की संधि होती है पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो आपने ये बताना है कि जो पहली संधि होती है वो कब होती है और दूसरी संधि जो होती है वो कब होती है, दोनों का आंसर बताएगा। तब तक यहाँ पर देखिए कि लॉर्ड क्लाइव की बात करें तो 1757 में बंगाल का गवर्नर बनता है, ठीक है। जो यहाँ पर 23 जून 1757 जो यहाँ पर जो युद्ध होता है ना, प्लासी का युद्ध, इसके युद्ध का जो नेतृत्व करता है वह भी कौन करता है? लॉर्ड क्लाइव ही करता है। तो प्लासी का युद्ध 1757 23 जून। इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं तो ये होता है पहली 12 अगस्त को, 12 अगस्त 1757 को, 16 यहाँ पर लिख लेता मैं, 1757 करा 1665 में, तो 1665 में होते हैं यानी 65 में होता है, 1765 में। और यहाँ सेकंड की बात करें तो सेकंड होता है यानी 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765 में, ठीक है। अब यहां पर देखिए इलाहाबाद की दोनों संधि होगी है। पहली जो संधि होती है इलाहाबाद की, ये लॉर्ड क्लाइव के बीच में और किसके बीच में? शाह आलम के बीच में होती है, शाह आलम के बीच में, शाह आलम के बीच में होती है। और शाह आलम कौन है? ये मुगल राजा है। और जो सेकंड संधि होती है किसके बीच में होती है? ये सिजाउद्दौला के बीच में होती है। किसके बीच में? सुजाउद्दौला, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पर इन दोनों को याद करते चलिएगा कि शाह आलम के साथ जो पहली संधि होती है इलाहाबाद की 12 अगस्त को होती है 1765 में, क्लाइव ही करता है। फिर 3-4 दिन बाद यहां पर 16 अगस्त को संधि होती है 1765 में, सुजाउद्दौला करता है, सुजाउद्दौला के साथ होती है, ये अवध नरेश होता है। तो ये कौन होता है? अवध नरेश होता है। तो क्लाइव से संबंध में यह बातें ध्यान रख लेना। और बाद में ये क्या करता है कि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, और ये बाद में क्या करता है, खुद की आत्महत्या भी कर लेता है। कर्णपुर महल किसने बसाया था? तो ये रानी जो यहाँ पर है रानी कर्णावती, इन्होंने बसाया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 90-91 है, और यहाँ पर देना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति निर्माण आयोग की स्थापना। तो इसका आंसर आपको देना है और आप आंसर देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर, जी हाँ 2005 आप दोगे। और यहाँ पर देखिए अगर ऐसा पूछा जाता है विश्व बैंक की, तो आपके लिए जूम कर लेता हूं जिससे कि आप साफ देख पाएं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर है। 189 इसके कुल मेंबर है, और 189 जो मेंबर है नोरू देश है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की बात करते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में प्रमुख है, और 193 सदस्य हैं, और 193वां देश दक्षिण सूडान है। नाटो की बात करते हैं, 1949 में इसका गठन होता है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। 30 इसके देश हैं, और 30वां जो देश है वो मैसेडोनिया है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करते हैं 1945 में स्थापना होती है, और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और बाकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में प्रमुख है, और 193वां देश यहाँ पे अंडोरा है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर एकमात्र व्यक्ति प्रथम व्यक्ति है वो कौन है, नीलांबर पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है, और इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। आदित्य नारायण पुरोहित जी की बात करते हैं तो यहाँ पर नीलांबर पंत जी की बात करते हैं तो 1884 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, 1884 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। अगली बार ऐसा पूछा जाएगा। और यहीं पर आदित्य नारायण पुरोहित की बात करें तो वनस्पति वैज्ञानिक है, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय इनकी रचना है। और श्री कृष्ण जोशी जी की बात करें तो यह क्या है, देखिए यहाँ पर ये एक सोलर वैज्ञानिक है, सौर वैज्ञानिक है। अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पे 93, 94 और 95। उड़ान योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर मिलता है, वैसे जो यहाँ पर जो डेक्कन एविएशन है इसका आंसर मिलता है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी माना है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न विवादित है, इस प्रश्न को भी आयोग ने इस बार ग्राम विकास अधिकारी में जो यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट है ना 5 तारीख की, जिनके जो नंबर बढ़े ना इसलिए इनके बढ़े हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो आयोग ने इस बार डिलीट ही कर दिए हैं। इस बार आयोग ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई साहब, तो जिनका कुछ कहना ही मुश्किल है। पता नहीं आयोग को क्या हो गया यार। 94 की बात करते हैं। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर पंचेश्वर स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्वजेश्वर पंचेश्वर से नाम ही पता चल रहा है कि ये किसके होंगे, शिव भगवान जी के होंगे, यानी महादेव के होंगे। और यहीं पर 95 की बात करें कि मैन बाउंड्री थ्रस्ट MBT संरचनात्मक इकाई अलग करती है, तो MBT किसे अलग करती है। तो देखिए दोस्तों MBT जो अलग करती है ना, वो करती है ऑप्शन बी लघु हिमालय और शिवालिक को। यहाँ पर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिए, लघु हिमालय और शिवालिक को जो अलग करने का काम करती है, ये रहा लघु हिमालय और ये रहा शिवालिक। इसे अलग कौन कर रहा है, MBT लाइन कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको MCT पूछा जाता तो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है, और HF आपको पूछा जाता तो शिवालिक और मैदान को अलग करती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96, 97, 98। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी स्थापना किस वर्ष की थी, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों टिहरी जो यहाँ पे राजधानी बनाई थी ना, ये कब बनाई थी आपको बताना है। और ये प्रश्न का आंसर आपको जो मिलने वाला है वो मिलेगा, जी हाँ, ये मिलेगा 28 दिसंबर 1815, बिल्कुल सही है। और राजधानी की बात करें तो यहाँ पर ये हो गया है 4 मार्च 1820 को सुदर्शन शाह और उसके वंशजों का अधिकार अंग्रेज स्वीकार करते हैं। मूर क्राफ्ट 1820 में टिहरी में आया था, इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। नरसिंह देव कतूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकपुर से हटाकर स्थापित की थी। 97वां क्वेश्चन है, और आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा बी, यानी बैजनाथ आपको मिलने वाला है। उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2008 के अनुसार कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए दोस्तों, कुछ समय पहले आयोग ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड औद्योगिक नीति यहाँ पर के 2008 के अनुसार किस श्रेणी में बांटा गया है। तो वह था दोस्तों ऑप्शन जो श्रेणी ए है, यानी 2। देखिए श्रेणी ए में बांटा गया था। यहाँ पर जो 2008 की नीति है ना, 2 श्रेणी बनती है, श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए में जो यहाँ पर जो पहाड़ी राज्य हैं ना, जो ऊपर वाले हैं, जो महान हिमालय से लगते हैं, जैसे हम उत्तरकाशी की बात करें या फिर हम चमोली की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, तो यह जो आते हैं ना दोस्तों, ये आ जाते हैं किसके अंतर्गत, श्रेणी ए के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, यानी 2, यह बिल्कुल सही है। तो 2018 औद्योगिक नीति के अनुसार 2 श्रेणी बांटी गई थी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 99 और 100। भारत में जनधन योजना की शुरुआत तो यह कब होती है, जरा बताइए, एग्जैक्ट डेट बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी 2014। और यहीं पर आपके लिए कुछ यहाँ पे योजनाएं रखी हैं, इन्हें रिवाइज कीजिएगा। देखिए जनधन योजना 28 अगस्त 2014, ठीक है। स्किल इंडिया की बात करें तो 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। और संसद आदर्श ग्राम 11 अक्टूबर 2014। सत्यमेव जयते 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये है 22 जनवरी 2015। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। देखिए दोस्तों, एक साथ याद होना थोड़ा मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ। आपको कुछ याद होंगे, कुछ याद नहीं होंगे, कुछ आप भूल चुके होंगे। रिवाइज करना है, लिख कर याद करना है।
कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन। तो देखिए दोस्तों, ये होता है कोट द्वार में या फिर अल्मोड़ा में या नैनीताल में। आप सभी देंगे ऑप्शन सी यानी कोट द्वार में। तो देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गए हैं और ये फैक्ट हमने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, 750 तो हमने यहाँ पे फैक्ट लिखे हैं, एक्चुअल में ये 750 नहीं है, 750 से कई ज़्यादा हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो निश्चित ही एग्जाम में जब आपका एग्जाम होगा तो यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पुटअप देखने को मिलेंगे और ये आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका भी निभाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ, फिर एक बार यहाँ पे अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, देखिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हर बार कहते हैं, और इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि टाइप करके लाएं। तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाते हैं, 75 इसका चार्ज रखा है। और 75 तब तक है दोस्तों जब तक कि हमारे 15-20 जो पेपर सेट है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद हम इसे 99 कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या साथ में मिलेगा। अजय रावत की कंप्लीट पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी, जसवंत कटोच की जो हमने क्लास नोट्स बनाए हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड जीके के हमने आपको 600 का सेट करवा दिया है। देखिए क्वेश्चन एमसीक्यू 600 हैं, लेकिन वे वास्तव में इनकी संख्या अगर फैक्ट के साथ देखोगे, जैसे हम सोल्व करवाते ही हैं, कम से कम जो आपको मिलने वाले हैं वो कम से कम आपको मिलेंगे कम से कम 2000 या 2500 के आसपास। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फैक्ट हैं इनकी। क्वेश्चन अगर हम उत्तराखंड जीके की बात करें तो क्वेश्चन पीडीएफ, आंसर पीडीएफ यानी व्याख्या पीडीएफ दोनों आपको मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा जीके के कुछ पार्ट हमने कंप्लीट करवा दिए हैं, हिंदी साहित्यकार कंप्लीट है, बहुत से पार्ट इसमें से ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। और उत्तराखंड यहाँ पे हिंदी की बात करें तो लगभग 8 टॉपिक क्लियर हैं और बाकी टॉपिक भी जल्दी जल्दी करवा देंगे। कोर्स का समय अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक का है और इस बीच में आपको ये डाटा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। 1 नवंबर से यहाँ पे नहीं है दोस्तों, अभी जैसे ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होगा ना, जो हम आपको पेपर सोल्व करवा रहे हैं, 10 पेपर सोल्व हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये है। और हाँ, एक ऑफर और भी है, अगर कोई स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को ये 10 के 10 पेपर एक साथ चाहिए, अभी चाहिए, तो 40 रुपये यहाँ पर पे कर सकता है। 40 रुपये चार्ज है, 10 के 10 पेपर उन्हें मिल जाएंगे। और कोई अगर 50 रुपये चार्ज करता है तो 20 के 20 जो पेपर्स है वह भी उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन 20 पेपर एक साथ अभी नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तक हमने 10 पेपर करवाए हैं और बाकी जो 10 पेपर है वो 5 तारीख या 5 तारीख के आसपास आपको कंप्लीट करवा देंगे दिसंबर में। तो यहाँ पर ये है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप पे करोगे तो इस नंबर पर कर सकते हो, गूगल पे का नंबर है, फ़ोनपे, पेटीएम सभी का नंबर है और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।